बेसिक ऑफ ऑडिटिंग समझेंगे एंड विल स्टार्ट विथ योर चैप्टर 1. सो फर्स्ट हम समझेंगे कि क्या डेफिनेशंस है, ठीक है ना, कि दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. डेफिनेशंस बोले तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है विच वर्ड्स वी विल बी यूजिंग फ्रीक्वेंटली इन द ऑडिट पूरा सब्जेक्ट में. सो विल अंडरस्टैंड दोस टुडे, जो भी अपना कंसेप्ट रहेगा, एंड देन विल स्टार्ट विथ चैप्टर 1 ऑल्सो टुडे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टैंडर्ड मैंने कल बोले थे 26 स्टैंडर्ड 26 स्टैंडर्ड जो आपको इंटरमीडिएट में एप्लीकेबल है, दीज आर द स्टैंडर्ड. इफ यू अगेन बाइफर्केट दिस स्टैंडर्ड लाइक यस्टरडे वी सॉ एसक्यूसी 1 जो हम चैप्टर 1 में कवर करेंगे, एसे 200 जो बेसिक फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर 1 में, एंड एसे 210 जो एंगेजमेंट लेटर पे है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट TOE, ये भी हम चैप्टर 1 में कवर करेंगे. And the last one, essay 220, which is quality control for financial statement. This is also chapter 1. Chapter SQC 1 and essay 220 has lot of things in similarity. Like this is also they are talking. This is for the firm. This is for the auditor, है ना. ये जो भी है, this is auditor जो है उसको इंश्योर करना ऑडिट के टाइम पे. So this is also quality control for an audit of FS. So a lot of similarities are there in SQC 1 and essay 220. So ये जो 4 स्टैंडर्ड है 26 जब हम देखेंगे उसमें आपके हम 4 चैप्टर 1 में कवर करेंगे. ठीक है. एंड व्हेन यू बाइफर्केट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, जनरली जनरल प्रिंसिपल जो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, देन देयर इज अ रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टू रिस्क, जैसे हमने पिलर 2 देखा था. फिर ये पिलर 3 जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे यूज होता है, जैसे ये चैप्टर 3 में अपन डॉक्यूमेंटेशंस ये सब हम आगे देखेंगे. एंड दिस इज द लास्ट जो अपन कंक्लूजन या रिपोर्टिंग बोलते हैं, जिसमें ऐसे 700 सीरीज है. विल अगेन रिविजिट दिस स्टैंडर्ड्स जैसे जैसे जो चैप्टर में है, विच चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर, ये सब इसमें रेफरेंसेस दिए हुए हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट मेन सब्जेक्ट अपना ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस. सो पहले ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस क्या होता है, पहले तो सबसे पहले ऑडिटिंग बोले तो क्या, वो हम समझ के लेंगे. बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग. तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ओके, ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन of an entity. That entity may be profit oriented, not profit oriented, NGOs होगा, and irrespective of size, legal form. For example, profit oriented audit of listed entity engage in the business और NGO का audit. So basically क्या क्या होता है ऑडिट? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट. इवन अपना ऑडिटर का जो ऑडिट रिपोर्ट रहता है उसका टाइटल भी आता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का. ओके. कौन से एंटिटी का? एनी एंटिटी, बिजनेस हो, ट्रस्ट हो, या इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म. ठीक है ना. डोंट सी size or legal form. The objective of audit is to express an opinion on the financial statements. So financial information क्या होता है? Financial statement and other disclosure. इसलिए financial information. So everything is covered, and we have to express an opinion on the, that is the objective finally of the audit. So audit को क्या बोलेंगे हम? Examination. Examination बोले तो परीक्षण. परीक्षण बोले तो क्या? Checking, है ना. These are the similar name, but important is this is the independent examination. So audit और examination में फर्क क्या है कि examination can be like you are checking my paper or you are checking my things and we are not independent तो भी चलेगा. That is the examination. But audit में सबसे important क्या है? It should be a independent. बोले तो third party आके जो unknown है अपने को, वो आके अपना चेकिंग करे, वो अपना एग्जामिनेशन करे किसका? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का. उसको हम क्या बोलेंगे? ऑडिट बोलेंगे, है ना. सो दिस इज ऑडिट, परीक्षण, है ना. सो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई फर्म, है ना. फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ऑफ तिरुपति बालाजी ट्रस्ट. दिस आर सर्टेन एग्जांपल्स. ट्रस्ट हो, कोई भी हो, उसका ऑडिट. दिस इज अ ऑडिटिंग का डेफिनेशन. ऑडिटर कौन होता है फिर? ऑडिटर इज अ पर्सन और अ फर्म, mostly chartered accountant or a firm, who conducts audit, usually the engagement partner. So generally auditor कौन रहता है? firm तो रहती है, but firm में पता है कौन रहता है? engagement partner, because he is a responsible. So if anybody talks कि engagement auditor कौन है, so you can talk about firm and specifically
जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज ए ऑडिटर, दैट इज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, क्योंकि फर्म में काफी पार्टनर्स हो सकते हैं. सपोज यू हैव 1 to 100 पार्टनर, देन एवरीबडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, राइट? So ultimate responsibility lies with the engagement partner. So in general we say firm is our auditor, but specific to that engagement partner is your auditor. ठीक है ना? एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? रेफर्स टू पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस and for the auditor's report that is issued on behalf of the firm, and who where required has appropriate authority. So appropriate authority, professional, legal and regulatory. So जिसके पास authority है, जो फर्म को authorize किया है और जो साइन कर रहा है, he is a engagement partner. ठीक है ना? So Mr. APG firm XYZ. So यहाँ पे कौन है? फर्म का आदमी जो है वो एंगेजमेंट पार्टनर ऑन ऑडिट ऑफ ETC प्रो. सो इसको क्या बोलेंगे हम? APG को, APJ को ऑडिटर, है ना? सो दिस इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ ऑडिटर आया. ठीक है. एश्योरेंस, एश्योरेंस बोले तो क्या? सो अपना सब्जेक्ट का टाइटल याद में रखो, उसका सबसे मीनिंग समझना चाहिए. एक तो ऑडिटिंग और दूसरा क्या है? एश्योरेंस. सो एश्योरेंस बोले तो क्या? ऑडिट करने के बाद हम क्या देते हैं? एश्योरेंस देते हैं. एश्योरेंस देते बोले तो क्या? आश्वासन देते हैं. आश्वासन बोले तो क्या? हम कंफर्मेशन देते हैं, हम ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, हम डिलीवरेबल देते हैं. हम क्या करते हैं कि प्रॉमिस टू टेल समथिंग टू समवन कॉन्फिडेंटली और फॉर्मली, और अ प्रॉमिस टू कॉज समवन टू फील सर्टन बाय रिमूविंग डाउट. ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट करता है बोले तो एग्जामिनेशन करता है, बोले तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है. किसका? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का. उससे वो क्या करता है? जो यूजर है, जो फिनेंशियल देखने वाला है, जो शेयर होल्डर है, जिसने अपने को अपॉइंट किया है, उसका क्या करता है? डाउट रिमूव करता है कि, और उसको प्रॉमिस देता है, उसको बोलता है कि आई एम प्रॉमिसिंग यू, आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग एश्योरेंस टू यू, आई एम गिविंग आश्वासन टू यू कि ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, ये जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये सही है. दैट इज व्हाट एश्योरेंस मीन. सो मैनेजमेंट इज इन्फॉर्म्ड दैट एफएस हैज ऑल द एंट्रीज, auditor has examined the same and given their assurance to the shareholder. So assurance means आश्वासन. इसलिए अपने को ऑडिटिंग का भी मीनिंग पता होना चाहिए, एंड एश्योरेंस. सो सबसे पहले क्या आएगा? ऑडिट आएगा. हम ऑडिट करके क्या देंगे? एश्योरेंस देंगे, है ना? दैट्स व्हाई ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस. परीक्षण एंड आश्वासन. सो हम पहले चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे इंडिपेंडेंटली, एंड वी विल गिव एश्योरेंस, वी विल गिव कंफर्मेशन सॉर्ट ऑफ, और प्रॉमिस कि जो है वो सही है, सब अच्छा है, चंगा है. ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट ऑडिटिंग, ऑडिटर एंड एश्योरेंस. ये आपको काफी बार वर्ड यूज होंगे. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दोस वर्ड्स, है ना, एंड द डिफरेंशिएट बिटवीन देम. ठीक है. नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट. फिनेंशियल स्टेटमेंट आपको कंपनीज एक्ट में भी ये डिफाइन किया हुआ है ना. कंपनीज एक्ट में आपको क्या क्या बोला है? फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या रहता है? एनीबॉडी कैन टेल मी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या है कंपनीज एक्ट के हिसाब से? डेफिनेशन है, राइट? कंपनीज एक्ट में एनीवन? यस, चैट बॉक्स में डालो, या यू कैन कॉल, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन टॉक. Profit and loss account, cash flow, balance sheet. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, राइट. सो ये तो हो गया. सो यस, यू आर करेक्ट. बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस है, कैश फ्लो है, ये तो कवर हो ही गए, है ना? तो ये हो गया. उसके बाद वो क्या बोलता है? नोट्स एंड पॉलिसीज एनेक्स 2, है ना? ये भी है. कभी इंडेस एप्लीकेबल है जो एंटिटीज को, उसमें कहा, और एक क्या आता है? सॉसी. सॉसी बोले तो समरी ऑफ चेंजेस, है ना? इक्विटी में समरी ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये आता है ना? तो ये सब हमारा क्या होया? फिनेंशियल स्टेटमेंट. इसका क्या है? हम क्या देते हैं इस पे? ऑडिटिंग करते हैं. ऑडिटिंग करने के बाद हम क्या देते हैं इस पे? एश्योरेंस देते हैं. ऑडिट करते हैं बोले तो इसको एग्जामिनेशन करते हैं. क्या एग्जामिनेशन? इंडिपेंडेंटली एग्जामिनेशन करते हैं कि बैलेंस शीट सब सही है, प्रॉफिट लॉस सब सही है. हम उसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस. बैलेंस शीट और फिनेंशियल पोजीशंस भी इसको कोई बोलता है, अलग अलग मीनिंग है. इफ कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट ही है उसका मीनिंग. कैश फ्लो हो गया. इस हम सब इसको इंडिपेंडेंटली एग्जामिनेशन करेंगे एंड क्या करेंगे? उसका फिर एश्योरेंस देंगे. अब इसको एग्जामिनेशन करेंगे. अभी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है?
इफ यू गो एंड ट्रैक बैक कि कैसे होता है, दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिकल कि भी ऑडिटर में ऑडिट क्या करता है, और ये आपको काम में आएगा आगे। हम ऑडिट एविडेंस के बारे में, असर्शन के बारे में, फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस किससे बनता है, ट्रायल बैलेंस से बनता है, बराबर। ट्रायल बैलेंस से बनता है फिनेंशियल्स एंड प्रॉफिट लॉस। उसके बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस से बनने के बाद ट्रायल बैलेंस क्या है, इट इज अ समरी ऑफ जीएल, है ना, समरी ऑफ जनरल लेजर, करेक्ट। सो जनरल लेजर में क्या आता है, एंट्रीज करते हैं डबल एंट्री सिस्टम से, बराबर। ये एंट्रीज कैसे आती है, इसमें दो चीज होती है, एक तो इनवॉइस रजिस्टर भी आता है ना, इनवॉइसेस होता है तो उसका एक रजिस्टर होता है। तो ये एंट्रीज किससे बनती है, एक सब लेजर बनता है, सब लेजर बोले तो दैट इज अ समरी ऑफ योर इनवॉइसेस, परचेसेस, पीओस, एवरीथिंग इज फर्स्ट पार्ट इनटू सब लेजर एंड देन गोस टू जनरल लेजर। तो ये जो है दिस इज अ समरी ऑफ योर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कैसे ट्रिगर होता है, इनवॉइस, आपने सेल का इनवॉइस जनरेट किया तो ट्रांजैक्शन ट्रिगर होता है, आपने कुछ परचेस किया और परचेस इनवॉइस लिया तो ट्रांजैक्शन ट्रिगर होता है ना। सो दिस इज वे मींस ऑडिटर क्या करता है, इनवॉइस चेक करता है, परचेस इनवॉइस चेक करता है, पीओ चेक करता है, सेल्स ऑर्डर चेक करता है, पेमेंट चेक करता है, रिसिप्ट चेक करता है। मींस उससे बारे में वो क्या बोलता है, जीएल में जो सब जीएल में जो इन्फॉर्मेशन है, या कई बार जीएल में डायरेक्ट होता है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, ओके है, सही है। वो जीएल में सही है तो बोले तो सब जीएल की समरी ट्रायल बैलेंस का या क्या है, ओके है। ये दोनों ओके है बोले तो मेरे बैलेंस शीट एंड पी&एल क्या है, ओके है। दैट मीन्स व्हाट आई हैव डन माय ऑडिटिंग। That means what? I can now give a assurance to client. Means क्या, मैं ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकता हूं कि सब चंगा है, सब बढ़िया है ना। So this is how the flow comes. इसलिए हम इनवॉइस चेक करते हैं, परचेसेस चेक करते हैं, इन्वेंट्री चेक करते हैं, फिक्स एसेट चेक करते हैं, ये हम सब ट्रांजैक्शन लेवल पे चेक करते हैं, उनके इनवॉइसेस चेक करते हैं। जो सब लेजर में पार्क होता है वो जीएल में जाता है, जिससे ट्रायल बैलेंस बनता है, जिससे बैलेंस शीट एंड पी&एल बनता है। सो दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट, हमने ऑडिटिंग किसका करना है, फिनेंशियल स्टेटमेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल पर्पस। बोले तो वो कोई भी यूज करता है, स्पेसिफिक नहीं है। सो स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, इफ यू गो बाय द एग्जैक्ट डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में दी है, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है वो, स्ट्रक्चर फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पर क्या फिनेंशियल हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल क्यों बोल रहा है, हम समझेंगे नीचे कि हिस्टोरिकल फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होता है। सो चलो, हिस्टोरिकल फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फिनेंशियल टर्म्स in relation to a particular entity derived primarily from the entity's accounting system about economic events occurring in the past time periods or about economic condition or circumstances at points in time in the past. ठीक है, बाप रे कितना डिफिकल्ट है। सिंपल एग्जांपल में आपको बोलता हूं इसका कि हम ऑडिट किसका करते हैं, फिनेंशियल का। फिनेंशियल बोले तो कौन सा, जो ट्रांजैक्शन हो गए हैं पास्ट में, जो इन्होंने जो बोला है वर्ड अबाउट इकोनॉमिक एग्जाम्पल, यस एग्जाम्पल दे सकते हैं स्लाइड। हाँ यस, विल टेक अ एग्जांपल। सो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक इवेंट्स ऑकरिंग इन द पास्ट टाइम पीरियड्स। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑकरिंग पास्ट पीरियड बोले तो क्या, जैसे ऑडिटर ऑडिट किसका करता है, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के फिनेंशियल का, और वो कब करेगा, मार्च होने के बाद। वो ऑडिट रिपोर्ट किसका इशू करेगा, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2021। फिर क्या बोलेगा, पी&एल फॉर द पीरियड और फॉर द ईयर एंडेड, सॉरी बैलेंस शीट फॉर द एज ऑन मार्च 20 एंड पी&एल फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2021। ये क्या हो गए, ये सब पास्ट पीरियड हो गया। जब हम ऑडिट करेंगे, हम ऑडिट किस में करेंगे, अप्रैल मंथ में करेंगे, राइट। हम ओपिनियन कब इशू करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनरली 6 महीना रहता है एजीएम के लिए, है ना। सो कंपनीज एक्ट में 6 महीना दिया हुआ है एजीएम के लिए, उसके पहले अपने को ऑडिट खत्म करना पड़ता है कंपनी के, है ना। लिस्टेड कंपनी का जैसे 60 डेज है, जो किसने बोला है, सेबी ने बोला है कि आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ेगी 60 डेज में, है ना। तो 31 मई इज योर डेडलाइन फॉर द लिस्टेड कंपनी। सो जब ऑडिट आप अप्रैल मई में करोगे, सो दैट मींस व्हाट, यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ अ हिस्टोरिकल फिनेंशियल। हिस्टोरिकल बोले तो पास्ट पीरियड का, जिसका इकोनॉमिक इवेंट हो गया है। आप 1 अप्रैल को भी इशू करोगे तो इट इज अ पास्ट पीरियड, है ना, और एट अ पॉइंट्स इन टाइम इन द पास्ट। तो एक पॉइंट इन टाइम बोले तो बैलेंस शीट जो है वो एक पॉइंट इन टाइम की है,
जो पास्ट की है उसको आप वो पीरियड को या वो पास्ट इन पॉइंट एक टाइम को आप क्या कर रहे हो उस पर ऑडिट कर रहे हो या उस पर कुछ भी एक्सप्रेशंस कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन दैट यू विल टॉक दैट इंफॉर्मेशन विच इज कंपाइल्ड इज हिस्टोरिकल फिनेंशियल। ऑडिटर ऑलवेज डू, जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है ना आपके एसेस, उसका सबसे पहला सेंटेंस क्या बोलता है, एसेस आर एप्लीकेबल किसको, व्हेन यू आर डूइंग हिस्टोरिकल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट, तब एसेस आपको फाइल करने। प्रोस्पेक्टिव का भी करते हैं हम, कब करते हैं, जब आप आईपीओ लाना है सपोज, है ना, आपको इन्वेस्टर लाना है, तब किसका होता है, प्रोस्पेक्टिव। बोले तो जो इवेंट अभी हुआ नहीं है उसका ऑडिटर को क्या बोलते हैं, वो आप ऑडिट करके दो, है ना, तब क्या होगा, उसको प्रोस्पेक्टिव फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके लिए एसेस यूज करने हैं क्या स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, नहीं, उसके लिए क्या यूज करना है, जो आपके जो हमने कल देखे थे एसआरईज क्या है, रिव्यू एंगेजमेंट, हम और मोर समझेंगे जब हम चैप्टर फर्स्ट में देखेंगे एसआरईज। उसमें एक है एश्योरेंस रिलेटेड एंगेजमेंट्स, है ना, और अदर सर्विसेज। सो उसके लिए स्टैंडर्ड्स अलग है। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग सिर्फ हिस्टोरिकल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो पुराना जो पीरियड हो गया है पास में उसका स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन करना, दैट मींस फिनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स intended to communicate at entities economic resources, obligation at a point in time, or the changes therein for a period of time in accordance with the financial reporting framework. अब ये financial in accordance with financial reporting framework, financial reporting framework क्या होता है हम देखेंगे। financial reporting framework देखो, financial reporting framework, so यहाँ पे डेफिनेशन में दो तीन चीजें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले तो आपने को देखा एफएस, एफएस बोले तो क्या, structured representation of your historical financial information। और क्या है, in accordance with, किसके हिसाब से वो करना है हमको, फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, एफआरएफ हम जिसको बोल सकते हैं। फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोले तो सिंपल, हम फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और कंपनी है आपकी, आप किसके हिसाब से बनाओगे, शेड्यूल 3 के हिसाब से। शेड्यूल 3 क्या है, जिसमें बोला है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, बैलेंस, राइट, तो उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, तो ये फॉर्मेट किसने बोला है, शेड्यूल 3 ने बोला, किसमें है, कंपनीज एक्ट में। सो दिस इज व्हाट फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सो फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोले तो अ लीगल फ्रेमवर्क व्हिच इज गवर्न दैट थिंग। So basis on which the financial statements are prepared are called financial reporting framework. That is, the financial need to be prepared in accordance with one or more combination of statutory requirement, that is Companies Act, LLP, Bombay Charitable Trust। जैसे ट्रस्ट में अलग फॉर्मेट रहता है, ट्रस्ट का मूवमेंट, तुमको फंड्स का मूवमेंट देना पड़ता है और एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो कौन बोलता है, ट्रस्ट एक्ट बोलता है। सो फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोले तो आप फिनेंशियल जिसके हिसाब से बनाते हो, एंड आप किसके हिसाब से बना सकते हो, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कभी उसमें कुछ दिया हो तो, सपोज उसमें कुछ नहीं दिया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोलता है आपको, है ना, कि भी इस तरह ये डिस्क्लोजर आपके फिनेंशियल में आने चाहिए, राइट, एंड इट इज वन और कॉम्बिनेशन। सो सपोज कंपनीज एक्ट बोल रहा है, जैसे हम काफी बार देखते हैं, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि आप XYZ चीज डिस्क्लोजर करो, ठीक है, वो कभी भी नहीं बोलता है कि आपको है ना एफए का डिस्पोजल दिखाना है या आपको है ना एफए शेड्यूल इतना डिटेल में दिखाना है, वो कौन बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो हम क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट फॉलो कर रहे हैं प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सो वन और इन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। एंड लास्ट क्या है, अदर्स रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस। सपोज इंस्टीट्यूट ने कोई गाइडेंस दिया, जैसे MSMED आपने सुना होगा, MSMED एक्ट है ना, वो क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये जो एक्ट है आपका MSMED एक्ट, वो क्या बोलता है, जो आपको छोटे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को पेमेंट करना है उनका डिस्क्लोजर आपको नोट्स टू अकाउंट्स में करना है। तो ये एक तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी हो गया, और ये गाइडेंस नोट फिर इसने इंस्टीट्यूट ने भी दिया कि उसमें आपको कैसे डिस्क्लोजर करना है, क्या डिस्क्लोजर करना है, वो है ना। सो ये क्या हो गया, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी गाइडेंस नोट है, उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। सो फिनेंशियल रिपोर्टिंग इज, financial statement is a structure of historical financial in accordance with the financial reporting framework। बोले तो एस स्टैच्यू और अदर गाइडेंस नोट जो भी है, दैट इज वन और मोर, म्हणजे अकेला या कॉम्बिनेशन में आप फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है ना। दिस इज व्हाट फिनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन। द रिलेटेड नोट्स ऑर्डिनरी कंप्लाइज ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज,
other explanatory information. The financial statement ordinarily refers to complete set of financial statements as determined by the requirements of applicable financial reporting, but can also refer to a single financial statement. बोले तो बैलेंस शीट पी एंड एल, सपोज कोई अकॉर्डिंग्स नहीं है बैलेंस शीट पी एंड एल, तो भी हम उसको financial statement बोल सकते हैं. So financial statement includes statement of performance पी एंड एल भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फंड्स बोले तो फंड्स और कैश फ्लो फंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड रिलेटेड नोट्स, ये सब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो हमने यहाँ पे 3 डेफिनेशन कवर की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है किसका, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ये आपको सब ध्यान में रखना है. सो अपन जब पढ़ेंगे, जब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, आपके चैप्टर पढ़ रहे हैं, यू विल सी कि ऑडिटर ऑडिट एविडेंस हैज टू बी ऑब्टेन, या स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर क्या क्या कवर होता है, बैलेंस शीट भी होता है, P&L भी होता है. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये वर्ड्स आपको एश्योरेंस ऑडिटिंग काफी बार आने वाले हैं. ठीक है. नेक्स्ट, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन कौन है? मैनेजमेंट है. क्यों? डे टू डे डिसीजन मेकिंग, मेरा परफॉर्मेंस जो चल रहा है वो ठीक है, कोई तो देख रहा है ना, नहीं तो आपको कैसे समझेगा कि जो नंबर्स है, जो अकाउंटेंट ने डाला है, अकाउंटिंग किया हुआ है, सही है गलत है, तो वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के आपके यूजर. प्रोपराइटर और शेयर होल्डर्स है ना, जो प्रोपराइटर है या जो शेयर होल्डर है, आपको उनको पोजीशन देखना है, भी मेरा कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है, मेरे रिजर्व्स कितना है, डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, कंपनी का प्रोस्पेक्टिव क्या है, कंपनी का फ्यूचर पास्ट सब दिखना है. ठीक है ना. लेंडर्स, उसको लोन देना है टू डिटरमाइन कवरेज. फाइनेंशियल पोजीशन, स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी. डेब्ट सर्विस कवरेज. डेब्ट सर्विस कवरेज बोले तो कि भाई मेरा जो डेट लिया है, उन्होंने लोन लिया है, उसका कवरेज कितना है, कितना मतलब तो वो कितना इंटरेस्ट पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना, वो EMI भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ये सबका वो फिनेंशियल देख के इवैल्यूएशन करता है. सप्लायर देखता है कि क्रेडिट वर्दीनेस, भाई मैं इसको सप्लाई करूं या कंपनी डुबा देगा पैसा, राइट. कस्टमर्स देखता है कि भाई जो जनरल बिजनेस वेबिलिटी है बिफोर एंटरिंग इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. सपोज कोई कस्टमर आपके साथ एंटर कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, और उसको लग रहा है कि भाई ये कंपनी का कोई सच्चा नहीं है, तो मेरे को सप्लाई नहीं होगा, तो वो अल्टरनेट देखेगा ना. सो उसको ये देखना कि उसके बिजनेस को कोई इंपैक्ट ना हो, आप बंद हो जाए तो भी फाइनेंशियल यूजर है आपका. गवर्नमेंट है, बराबर है, उसको टैक्स देखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, PT PF सब. सो गवर्नमेंट भी आपके फाइनेंशियल का यूजर रहता है. रिसर्च स्कॉलर्स फॉर स्टडी, रिसर्च एंड एनालिसिस पर्पस, ये तो ऑलवेज रहेंगे. इसमें एग्जांपल कौन? महाराष्ट्र स्टेट, HDFC बैंक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी, सेबी, ये सब आपके एग्जांपल्स है जो आपकी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल है ना. दिस यू हैव टू, बिकॉज आपको मटेरियलिटी किसके हिसाब से होता है, कौन आपका यूजर है उसके हिसाब से मटेरियलिटी है. काफी फैक्टर्स है जहां पे आप यूजर्स को कंसीडर करते हो डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना. सो दैट्स व्हाई यूजर्स हैज टू बी वेरी क्लियर कि कौन कौन है मेरा यूजर. जनरली ऑडिटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है, तो उसका यूजर्स ये सब हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपना, है ना. तो 1947 वाला इंडिपेंडेंस नहीं भारत को जो मिला था, ठीक है. इंडिपेंडेंस बोले तो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मेरा जो डिसीजन है, मेरा जो ऑडिट है, दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस. सो इसका मीनिंग इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट जजमेंट of a person, that is auditor in our case, is not subordinated. Not subordinated बोले तो it is not biased, it is not influenced to the wishes, command, direction of the appointing authority who might have engaged him or to his own self-interest. The auditor's independence safeguards the auditor's ability to form an audit opinion without being affected by any influences. So आपका ओपिनियन, आप एज ऑडिटर इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे रहे हो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो ही आपको क्या है, आपके ऑडिट रिपोर्ट को वैल्यू है, तो ही एवरीबडी विल रेफर, यूजर्स विल रेफर, है ना. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से ऑडिटर, CA, ये क्या काम है, ट्रस्टवर्दी है ना, ट्रस्ट का फैक्टर है इसमें. दैट्स व्हाई CA हैज सो मच डिमांड, राइट. सो ये जो है वो सब इंडिपेंडेंस की वजह से. इफ यू आर इशूइंग योर ओपिनियन विद द इन्फ्लुएंस कि भाई मैनेजमेंट बोल रहा है सब अच्छा है और आप ऐसे साइन कर दो, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट अ इंडिपेंडेंस. सो
आपका जो है जजमेंट ऑफ अ पर्सन नॉट सबऑर्डिनेटेड, जिसने आपको अपॉइंट किया है उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और आपने आपका डिसीजन प्रॉपरली लेना चाहिए। ऐसे कब होगा? XYZ फॉर्म ऑडिट्स ETC Pro LLP एज वेल एज परफॉर्म अकाउंटिंग फंक्शन। आप अकाउंटिंग भी कर रहे हो और ऑडिट भी कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका इन्फ्लुएंस हो जाएगा डिसीजन कि भाई मैंने अकाउंटिंग की है तो सब ठीक ही होगा। दैट इज व्हाट यू आर हैम्परिंग योर इंडिपेंडेंस, बिकॉज दैट मीन्स you will not give a independent opinion, है ना? इट इज सबऑर्डिनेटेड, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इंडिपेंडेंस। लॉट ऑफ प्लेसेस इंडिपेंडेंस में SQC1 में काफी डिटेल में है, आपको कवर किया है कि इंडिपेंडेंस बाय माइंड क्या है, इंडिपेंडेंस बाय मैनेज, इंडिपेंडेंस बाय माइंड एंड इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस। भी आपको अपीरेंटली भी दिखना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो, नहीं तो सब आप फेवर में कर रहे हो, मींस यू आर नॉट अपीरेंटली इन। एंड बाय माइंड ऑल्सो, भी मेरी फीस काफी है क्लाइंट से आने वाली, तो मेरा माइंड कितना भी कर लो उसको इन्फ्लुएंस रहेगा कि वो जो बोलेगा उस हिसाब से मैं करूंगा। ये सब हम डिटेल में चैप्टर 1 में, बट यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंस बेसिक डेफिनेशन, जहाँ पे आपको सिंपल लैंग्वेज में है कि योर डिसीजन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हु हैज अपॉइंटेड यू, है ना? सो वो इन्फ्लुएंस रहेगा तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है? असर्शन, ये सब्जेक्ट भी आप ये भी काफी बार सुनते हो। ऑडिट प्रोसीजर, ये भी वर्ड आप काफी बार सुनते हो। सो असर्शन बोले तो क्या? असर्शन रेफर टू रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोले तो मैनेजमेंट एक कंफर्मेशन दे रहा है, रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। एक तो बोल के देगा कि भाई कि ये सब सही है, ये प्रेजेंटेशन, ये अपने को समझ के लेना है। दैट आर एम्बोडेड इन द FS as used by auditor to consider the different types of potential misstatement that may occur, that is parameters of financial statement examined and evaluated by the auditor। बहुत ज्यादा हो गया है। सो इस यहाँ पे समझो आप, ये क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। उसको क्या बोलते हैं हम? असर्शन बोलते हैं। क्या बोलता है मैनेजमेंट जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है? भाई ये जो फाइनेंशियल है ना सब एक्यूरेट है, इसमें मैंने जो भी दिया है ना वो कंप्लीट दिया है आपको। यहाँ पे मैं जो असेट बोल रहा हूँ वो ना मेरी है ना? जो लाइबिलिटी है ना वो मुझे देनी है। ये सब मैनेजमेंट आपको बोलता है। ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई ये फाइनेंशियल फाइनल है मेरे तरफ से और आप ऑडिट कर लो इसका। दैट मीन्स व्हाट कि आप देख लो कि ये मैं जो बोला हूं ना वो सब एक्यूरेट है, राइट? मैं ये जो बोल रहा हूँ ना ये एसेट है, वो किसकी है? मेरी है, तभी तो मैंने फाइनेंशियल में दिखाई है ना सर, राइट? सो मेरा राइट है इस पे, एसेट पे, राइट? ये जो लाइबिलिटी मैंने बोली है ना यहाँ पे दिखाई है, एम्प्लॉय को देना है, गवर्नमेंट को देना है, इनकम टैक्स पे करना है ना? ये लाइबिलिटी क्या है? मेरा ऑब्लिगेशन है। ये वो आपको एक तो बोलेगा, ये आपको देता है फाइनेंशियल, मींस उसने जो भी रिकॉर्ड किया है वो ऐसा ही किया जो उसका ऑब्लिगेशन है। दैट्स व्हाई इट इज सेइंग एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। वो बोल के करेगा या वो समझना है कि भाई फाइनेंशियल में है और आपने असेट फिक्स असेट्स में दिखाई है, तो आप क्या समझ लोगे कि भाई उसकी असेट है इसलिए तो दिखाई है, नहीं तो दूसरे की असेट तो दिखाएगा नहीं, राइट? सो दिस इज एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? ये असर्शन, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये एक्यूरेट है, ये राइट, ये जो असेट्स है वो मेरी है, जो लाइबिलिटी है मेरा ऑब्लिगेशन है। ये सब क्या करता है ऑडिटर? फिर चेक करता है, विच इज एग्जामिनेटेड एंड इवेल्युएटेड बाय ऑडिटर। So assertion is basically representations by the management about the financial statement that financials are accurate, correct, और जो भी उसको हम क्या बोलेंगे? assertions, ठीक है ना? सो जैसे P&L आइटम्स के लिए क्या क्या assertion है, जो प्रॉफिट लॉस में मैनेजमेंट क्या बोलेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ वो ऑकर हुआ है, सेल जो हुआ है, परचेज जो किया हुआ है, एक्चुअल हमने किया हुआ है। ऑकर्ड मींस इट इज एक्चुअली हैपेंड। कंप्लीटनेस, मैंने जो सेल्स बोला है वो सही है, परचेज बोला है वो सही है, वो एक्यूरेट है। बैलेंस शीट के कौन कौन से रहते हैं? एग्जिस्टेंस, मैंने जो इन्वेंट्री बोला है ना वो एग्जिस्ट करती है, वो फिजिकली है, तभी मैंने बैलेंस शीट में दिखाई है। वो डैमेज नहीं हुई है, वो चोरी नहीं हुई है, वो जली नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, वो एग्जिस्ट करती है। राइट्स ऑब्लिगेशन है, ये असेट्स पे मेरा, ये लैंड पे मेरा इंडेक्स 2 है जहां पे मेरी राइट्स है, ऑब्लिगेशन भी मेरा है, वैल्यूएशन भी सही है, कंप्लीटनेस भी। दीज आर द असर्शन जनरली ऑडिटर वेरीफाई करता है। बट ऑडिटर को ये असर्शन कौन देता है, कौन रिप्रेजेंट करता है? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन करता है कि ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एम्बोडेड है। बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सबसे अच्छी तरह हो गया है, लो आप ऑडिट करो। फिर ऑडिटर क्या करता है? जो मैनेजमेंट ने असर्शंस दिए है ये कंप्लीट एक्यूरेट है, वो ऑडिट करता है, एग्जामिन करता है, इवेल्युएट करता है। दिस इज व्हाट असर्शन मींस। चैप्टर 3 में असर्शन आपके कवर है।
ऑडिट प्रोसीजर मीन्स वर्क और एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होती है? जो ऑडिटर काम करता है, एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जो एविडेंसेस कलेक्ट करता है, करने के लिए जो जो करता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑडिट प्रोसीजर। फिजिकल वेरिफिकेशन इज अ ऑडिट प्रोसीजर। एग्जामिनेशन भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, इट इज अ ऑडिट प्रोसीजर। डॉक्यूमेंटेशन करता है, ऑडिट प्रोसीजर। सो देयर आर वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स आर कवर्ड। हम डिटेल में चैप्टर 3 में ये दोनों कवर हुआ है, असर्शन भी और ऑडिट प्रोसीजर भी इन डिटेल। बट दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपके चैप्टर 1 2 3 में से भी चालू हो जाता है थोड़ा ऑडिट प्रोसीजर्स, असर्शन। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग नाउ इन ब्रीफ। अब प्रोफेशनल जजमेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट। ये भी आप काफी बार सोचोगे। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रिलीवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस within the context provided by auditing, accounting, and ethical standards in making informed decisions about the course of action that are appropriate in the circumstances of engagement. So, सपोज कंप्यूटर है, लाइफ ऑफ कंप्यूटर कितनी होनी चाहिए? 4 साल होनी चाहिए, 6 साल होनी चाहिए, गुडविल रिकॉग्नाइज करनी है, नहीं करनी है, मटेरियलिटी कितनी लेनी है, इसमें सब में क्या लगेगा? जजमेंट लगेगा। और इसको प्रोफेशनल जजमेंट क्यों बोल रहा है? ये दिस इज जजमेंट, बट यू आर प्रोफेशनल जजमेंट बोले तो यू आर टेकिंग दैट इन कंटेक्स्ट विद ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड। भाई जो भी मैं डिसीजन लूंगा, दैट जजमेंट जो है मेरा, दैट शुड बी गवर्न बाय क्या? जो मेरा डिसीजन है वो दैट शुड बी गवर्न बाय ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड इथिकल स्टैंडर्ड। मैं उसके हिसाब से सोचूंगा कि ये मैं जो जजमेंट ले रहा हूं कि लाइफ ऑफ कंप्यूटर मैंने 6 साल लेनी चाहिए या 4 साल, मैंने गुडविल रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो मैंने मटेरियलिटी ली है वो ऐसे 320 के हिसाब से है या नहीं है। सो दैट जजमेंट विच वी टेक इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड ट्रेनिंग, दैट डिसीजन वी विल कॉल प्रोफेशनल जजमेंट। आपको काफी जगह ऑडिट में प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ता है। इन्वेंटरी वेरिफिकेशन करना है, नहीं करना है, फ्लड आ गया, अब मैं क्या करूं? ऑडिट करूं या नहीं करूं? डॉक्यूमेंट जल गए, क्या करना है? डिसीजन क्या लेना है? या ऑडिट का दूसरा तरीका है? So there are various places where you have to take a judgment, and that is called professional judgment because you take that in context with your auditing, accounting and ethical standards. ठीक है, अब क्या हो गया? नेक्स्ट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बोले तो क्या? बीइंग अलर्ट, बीइंग क्वेश्चनिंग माइंड। आपने वो मूवी देखा होगा, उसमें कौन था? कादर खान आई थिंक। वो क्या पूछता है? ये हुआ तो क्या, ये हुआ तो क्या? सो ही ऑलवेज हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। अब ऑडिटर, टिपिकल ऑडिटर से मिलोगे तो ही विल ऑलवेज हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। वो आपको पूछते ही रहेगा, हाँ अच्छा ऐसा हुआ क्या, फिर उसके बाद क्या हुआ, अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ। सो दैट इज द हैबिट ऑफ एनी ऑडिटर, बिकॉज स्टैंडर्ड बोलता है यू हैव टू बी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, बिकॉज आपके पास क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। दया कुछ तो गड़बड़ है, अपन ने देखा है ना, सीआईडी का डायलॉग आपने सुना होगा, तो काफी पुराना सीरियल था। सो उसमें बोलता था कुछ तो गड़बड़ है। सो दैट ऑलवेज कि भाई मैं ऑडिट करना है, क्योंकि ऑडिटर सब फेस वैल्यू पे ले लेगा। व्हाई दे आर सेइंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? आप क्लाइंट के पास जाते हो ऑडिट के लिए, वो आपका ना एकदम क्लीन स्लेट दिखाएगा, भी कोई एकदम अकाउंट्स एकदम चकाचक है, कोई गलती नहीं है, सब सही तरह रिकॉर्ड किया है। मीन्स समझने का कुछ तो और गड़बड़ है जो अपने को दिख नहीं रही है, बिकॉज फेस वैल्यू पे अपन देखेंगे तो सब सही है। तो आपको क्वेश्चनिंग माइंड करना है, यार इतना सही कैसे हो सकते हैं, एक भी गलती नहीं हुई, ऐसे कैसे हो गया, है ना? तो और शक करना है। सो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बोले तो शकी दिमाग, या आप बोलोगे कि भाई बीइंग क्वेश्चनिंग, कि भाई पूछते रहो कि अच्छा तो आपने फिक्स एसेट्स कर दिया, ओके, फिर आपने लाइफ क्यों ली 4 साल, फिर आपने 6 साल क्यों ली, आपने गुडविल क्यों रिकॉग्नाइज किया, दैट you have to keep assessing, है ना? So an attitude, this is a talk about the attitude that includes questioning mind, being alert to conditions, being alert to conditions आपने जो देखा उस हिसाब से, which may include possible misstatement due to fraud, error or fraud, and a critical assessment of audit event. Even critical assessment of audit event बोले तो क्या, काफी बार आपको इनवॉइस मिल जाता है, अरे ये फेक इनवॉइस तो नहीं है, ये परचेस इनवॉइस फेक तो नहीं है, ये सेल इनवॉइस फेक तो नहीं है, एक्चुअल सेल हुआ ही नहीं, है ना? सो दिस कैन बी योर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। जो आपकी हैट अपन ने देखी थी कल ऑडिट की, वो आपके दिमाग में आनी चाहिए, अरे कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है ना? दैट्स व्हाई व्हाट यू विल डू, ऑलवेज क्रॉस चेक, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। भाई आपको एक जगह से इनवॉइस मिला, अरे उसका पैसा मिला क्या, इनवॉइस रेज किया और पैसा बैड डेब्ट्स में डाल रहे हो, तो कुछ तो गड़बड़ है। उस साल का उन्होंने क्या रेवेन्यू मैनेज करना था, लोन लेना था, रेवेन्यू बढ़ा दिया, है ना? सो you have to have that cross checking, contradictory audit evidences देखना। आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ऑलवेज मेंटेन करना है जब आप ऑडिट करते हो, ठीक है? नेक्स्ट, ट्रू एंड फेयर।
हम ऑलवेज, ऑडिटर क्या करता है, क्या ओपिनियन देता है, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन। आप ऑडिट रिपोर्ट देखोगे तो वो क्या बोलता है, आई एम गिविंग यू अ ट्रू एंड फेयर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उस पर हम क्या दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू। मींस क्या, means that a financial statement is free from material misstatement and faithfully represents the financial performance, faithfully represents financial position of the financial performance and positioning of the entity। बोले तो P&L बैलेंस शीट जो भी है उस पे हम क्या बोल रहे हैं, इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सब मिसस्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, जो बड़ा बड़ा मिसस्टेटमेंट है, जो बड़ा है, वैल्यूज वाइज है, जो आपको लेना देना है, जिसको यूजर्स को लेना देना है, उससे वो क्या है, फ्री है, सब मिसस्टेटमेंट से फ्री नहीं है। एंड फेथफुली, आई एम नॉट सेइंग फिर बेस्ड ऑन माय वर्क, सैम्पलिंग, चेकिंग एंड ऑल, आई एम सेइंग कि ये फेथफुली सब ठीक ठाक है, कुछ बड़ा दिखा नहीं मुझे, गलत है। सो दैट्स व्हाई वी से ट्रू एंड फेयर, वी से ट्रू तो है ही, सही तो है ही, और फेयर है, नॉट करेक्ट, है ना। ऑलवेज ऑडिटर जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे जब ओपिनियन इशू करता है, वो कौन सा ओपिनियन इशू करता है, ट्रू एंड फेयर वाला, है ना, ट्रू एंड करेक्ट नहीं इशू करता है। बिकॉज वी आर नॉट सेइंग, बिकॉज वी आर नॉट 100% चेक, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से, we cannot give a absolute assurance। हम आश्वासन 100% नहीं दे सकते हैं, हम क्या देते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। इसलिए हम क्या देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस। जब ऑडिटर देता है वो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। कभी भी वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता है, भाई जो है वो सही है, सही के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोलता है। जो है वो ठीक है, और ठीक है बट वो 100% सही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, है ना। सो I am confident about 95%, I am confident 99% है, बट मैं 100% नहीं हूं, है ना, क्योंकि मैंने क्या किया है, सैम्पलिंग की है, मैंने क्या किया है, ऑडिट प्रोसीजर किया है। और क्या ये समझेंगे हम रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देते हैं, किसमें, इनहेरेंट लिमिटेशंस में, नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ एफएस, अ हाई बट नॉट अ एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस इज अ रीजनेबल एश्योरेंस। सो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहे हैं, आप बोलोगे 50% है क्या, नहीं, इट इज मोर देन 50, इट इज मोर देन 80-90%। हम क्या 80-90% दे रहे, बट हम 100% नहीं दे रहे, है ना। Reasonable assurance is obtained when auditor has obtained sufficient appropriate evidence to reduce the audit risk, that is the risk that the auditor express an inappropriate opinion with the financial statement or material misstatement to an acceptable low level. The sufficiency and appropriateness of evidence are interrelated. Sufficient and appropriateness, sufficient बोले तो quantity, कि भाई मुझे सही क्वांटिटी में एविडेंस मिले, जो नंबर चाहिए थे उतने, और अप्रोप्रिएट बोले तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, जो एविडेंस लेने थे, जैसे हम देखेंगे एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंसेस। तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिले है, मैंने मेरा ऑडिट रिस्क रिड्यूस किया है, और फिर मैंने जो दिया है वो ट्रू एंड फेयर रीजनेबल एश्योरेंस दिया है। मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं बोल रहा हूँ कि सब ठीक है 100%, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। और यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि दैट इज द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। बोले तो अपने को ऑडिटर का ऑडिट रिस्क क्या रहता है, अभी मेरा जो ओपिनियन जा रहा है मैं ट्रू फेयर बोल रहा हूं, बट वो ट्रू फेयर नहीं है, वो मटेरियली मिसस्टेटेड है, बोले तो उसमें गलती है, वो भी मटेरियल गलती है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, ट्रू फेयर नहीं बोलूंगा, उसको रीजनेबल नहीं बोलूंगा। फिर हम क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, है ना। सो वेदर इंडियन क्रिकेट टीम विल विन टुडेज मैच, हम क्या बोलेंगे, 99% बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं क्या जीतेंगी, नहीं। So that is what reasonable action. Even consider opposition team players, it is you are sure that India will win, but you are not 100% confident. अपने को सब पता है, सपोज आप बांग्लादेश के साथ भी खेल रहे हो, एज ऑन डेट बांग्लादेश की टीम सपोज ऐसी सिचुएशन है, दे डोंट हैव गुड प्लेयर्स, है ना, एंड इंडिया हैव वेरी गुड प्लेयर्स, सब एकदम मस्त है, सब लोग फॉर्म में है, सब कोई भी इंजर्ड नहीं है, एवरीबडी इज प्लेइंग, देन ऑल्सो कैन यू 100% से कि वो जीतने ही वाला है, नहीं, 99%, है ना। वैसे ऑडिटर का है, वो सब काम करेगा, सब एविडेंसेस लेगा, वो ट्राई करेगा कि उसका ऑडिट रिस्क कम हो, ऑडिट रिस्क कम हो बोले तो मैं गलत ओपिनियन ना दे दूं, दैट इज व्हाट ऑडिट रिस्क मींस, कि गलत ओपिनियन नहीं दूं, कुछ मिस्टेक है बट मैंने क्या बोला, कोई मिस्टेक नहीं है, दैट इज व्हाट ऑडिटर का रिस्क रहता है ना। सो दैट इज व्हाट रीजनेबल एश्योरेंस। सो ट्रू फेयर हो गया, रीजनेबल एश्योरेंस हो गया, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बीइंग अलर्ट, प्रोफेशनल जजमेंट हो गया कि यू आर टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन योर ऑडिटिंग अकाउंटिंग एथिकल स्टैंडर्ड इन कंटेक्स्ट विद दैट, एंड दैट जजमेंट्स आर कॉल्ड professional judgment, assertions, audit procedures, independent financial information, historical financial information, financial reporting framework, auditing, assurance, ये सब आप अब से आदत डाल दो, पहले ही बार हमने ये डिस्कस किया है, दिस विल बी योर रूटीन नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है।
कोई क्वेश्चन ये 13 डेफिनेशन में या 13 कंसेप्ट्स में आपको कोई क्वेश्चन है या समझा नहीं या कुछ प्रॉब्लम है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 1 का फर्स्ट पॉइंट. यस गाइस, एनी क्वेश्चन गाइस? यस, नो? इफ नो प्लीज पुट ऑन चैट बॉक्स कि नहीं है कुछ, अनम्यूट कर लो, या कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो, क्योंकि ये डेफिनेशंस आपको लाइफ लॉन्ग यूज होने वाली है. रीजनेबल एश्योरेंस नहीं समझ में आ रहा है, ये आपके चैप्टर्स में तो कवर हुआ ही ये सब चीजें डिटेल में, बट आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आपको जो अपन डिस्कस कर रहे हैं आगे वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है कोई इशू या आगे बढ़ना है? जस्ट क्विकली. अरे क्या हो गया है, या सो गए सब? हेलो हेलो भाई, रितिका, प्रजक्ता, हर्षल, बोलो यार बोलो, चैटिंग में डालो, नहीं तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ चैट. हम लोगों ने चैटिंग में डाला है कि कुछ नहीं डाला यार? चैटिंग में तो डाल दो. हाँ नहीं, ऑल गुड. हेलो, अरे दिख रहा है ना आपको, सुनाई दे रहा है क्या? हेलो, शुड वी मूव अहेड, उतना तो बता दो. यस सर. समझा नहीं है, ऐसे समझूंगा मैं. समझा है? सब ठीक लग रहा है अभी तक? यस सर. यस हर्षल, कुछ प्रॉब्लम? नो सर. ठीक है, चलो गेट. सो लेट्स स्टार्ट. अभी हम चैप्टर 1 आपका जो है मॉड्यूल के हिसाब से वो चालू करते हैं, ठीक है ना? सो लेट्स मूव टू योर. फ्रॉम टुमारो? नहीं, अभी करेंगे, टुमारो नहीं. So I'll just show you module एक बार and we'll start. तो चैप्टर 1 में बेसिकली आपका क्या क्या कवर है, बेसिक आई विल टेल यू. सो चैप्टर 1 जो है उसमें पहले बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग है, फिर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है जो एसए 200 में, जो ये काफी डेफिनेशन एसए 200 में कवर्ड है ना. सो एसए 200 आपका ये डेफिनेशन में कवर हो जाता है, प्लस ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर वो डिफाइन करता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर. उसमें वो जो बोलता है कि भाई जो हमने अभी देखा कि रीजनेबल एश्योरेंस दे, ये क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है ना. सो दैट इज व्हाट ऑल is your objective of auditor, है ना. तो बेसिकली ये चैप्टर 1 जो आपका ओवरव्यू है. सो यस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. पहले सबसे पहले हम नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. सो यह बेसिक चैप्टर है, बट इस ये कौन से सेक्शन में आता है? आपका सेक्शन 1 में आता है, जो 1, 2, 7, 4 चैप्टर आते हैं उसमें. ये सब में 22 मार्क का आता है. तो एक तो क्वेश्चन आराम से ये चैप्टर 1 से आता है. कौन सा आएगा? ऐसे 210 पे आ सकता है, एसक्यूसी 1 पे आ सकता है, इनहेरेंट लिमिटेशंस पे आ सकता है, और एकदम बेसिक देना है तो फिर बाकी सब जो भी है उस पे आपको आ सकता है. बट ये दीज आर द थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या इंपॉर्टेंट थिंग्स. अदरवाइज बाकी पे भी आया है, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट भी आया है ना, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट भी कवर हुआ है इसमें, है ना. तो ये बेसिक चीज है, बट दीज आर द मेन है, से 210, एसक्यूसी 1 एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस. ठीक है. सो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है मॉड्यूल? ठीक है, लर्निंग आउटकम्स, अंडरस्टैंड द फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर. क्लासिफिकेशन क्या है ऑडिटर का एंड क्वालिटीज क्या होती है ऑडिटर की, वो दिया ही है, वो आप सीखेंगे यहाँ पे. डिफाइन ऑडिट,
हमने जो देखा अभी, अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट क्या है, ये क्या क्या प्रिंसिपल से ऑडिटर ने ऑडिट करना चाहिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है, ये सब हम यहाँ समझेंगे, अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन, जो हमने कल देखा था। अदर डिसिप्लिन बोले तो साइकोलॉजी के साथ इसका क्या संबंध है, लॉ के साथ इसका क्या संबंध है, इकोनॉमिक के साथ इसका क्या संबंध है, किसका, ऑडिटर का, ऑडिटिंग का, है ना। तो ये सब आपको चैप्टर 1 के आउटकम है। सो चैप्टर 1 का ओवरव्यू क्या है, मीनिंग पहले समझेंगे ऑडिट का, जो हमने देखा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, फिर ऑब्जेक्टिव, स्कोप, एस्पेक्ट्स, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, लिमिटेशंस, ये जो बोला मैंने इनहेरेंट लिमिटेशंस जो है, इस पे क्वेश्चन आता है, जनवरी 21 में भी आया था। टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या है, मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी, इथी। सो आज हम कवर करेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, एस्पेक्ट्स, एडवांटेज, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ ऑडिट। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप आज कवर करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट तक, मेरा टारगेट, या एटलीस्ट लिमिटेशंस तो अपन कवर करें, बट विल गो स्लो इनिशियली। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो, एंड विल अगेन थोड़ा स्पीड अप करेंगे जैसे आप कंफर्टेबल होते हो ये जार्गन से, ठीक है। फिर क्या हुआ, इथिकल रिक्वायरमेंट्स इन ऑडिटिंग क्या है, क्वालिटी कंट्रोल जो मैं बोला SQC1, ठीक है ना, एंड रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन, यहाँ पे SQC1 में ऐसे 210 भी अपन यहाँ पे ही देखेंगे, SQC1 देखेंगे, एंड रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन, ये यहाँ पे कवर हो रहा है बेसिक, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला चैप्टर, पहला टॉपिक, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। सो हमने अभी देखा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी एंटिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें जो बेसिक है उसमें हम क्या करेंगे, आपके जो कवरेज है इसमें बेसिक जो चीजें हैं हम अपने नोट से ही देख लेंगे, क्योंकि इसमें काफी थ्योरी दिया हुआ है विच इज जनरली इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सो पहला डेफिनेशन है। दूसरा है पॉइंट्स टू बी इंश्योर्ड दैट एफएस डज नॉट मिसलीड एनीबॉडी, ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ। तो ऑडिटर को फिनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं कर रहा है तो क्या करता है, वो ऑडिटिंग करता है। ऑडिटिंग करता है बोले तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है, राइट, वो एंटिटी के फिनेंशियल स्टेटमेंट का। बोले तो क्या करता है, सो हमारा पूरा चैप्टर ऐसे जो है वो उस पे ही है, बट हम बेसिकली समझ लेते हैं वो क्या करता है। बुक्स, लेजर बैलेंसेस एग्री विद द एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे मैंने बोला था टीबी से जीएल, जीएल से सब जीएल से ट्रांजेक्शन। सो वो बोलता है ये सब एग्री हो रहा है क्या, ये ऑडिटर चेक करता है कि दैट एग्रीज विद द एंट्रीज मेड इन द बुक्स। एविडेंस, और इसका जो ट्रांजेक्शन है उसके क्या है मेरे पास, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस है। सो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस आर अवेलेबल फॉर एंट्रीज मेड इन द बुक्स। नो omission, all transaction are being recorded in the books of account, that is there is no omission। so ये सब क्या करता है ऑडिटर, इंश्योर करता है कि बिग जो लेजर है वो एंट्रीज से मैच हो रहा है, एंट्रीज जो है वो उसके एविडेंसेस अवेलेबल है, कोई एंट्री मिस नहीं हुई है, सब देयर इज नो ओमिशन, दैट ऑडिटर इंश्योर्स। क्लियर इंफॉर्मेशन कंटेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, बोले तो जो भी डिस्क्लोजर है, जो भी फिगर दिखाई है, जो भी मैं नाम नोमेनक्लेचर दे रहा हूँ वो क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, किसको उस पर शक नहीं आना चाहिए, क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये ऑडिटर का काम है। तब वो बोलेगा कि इट इज नॉट मिसलीडिंग। नहीं तो मैं क्या कर दूं, एक बड़ा सा गुडविल, सपोज हम मेरे को फिक्स एसेट बढ़ाना है, क्लाइंट को अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको एक गुडविल जनरेट कर देंगे, इंटेंजिबल क्रिएट हो जाएगा। सो ये सब नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर्टी का वैल्यूएशंस बोलो, मेनी अदर थिंग्स यू कैन प्ले विद द फाइनेंशियल, सो दैट विल मिसलीड एनीबॉडी। सो ऑडिटर को ये शब्द होना चाहिए कि वो क्लियर होना चाहिए, नो ओमिशन होना चाहिए, एविडेंसेस होना चाहिए, वो बुक से एग्री होना चाहिए। डिस्क्लोजर अमाउंट शोन इन एफएस आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड डिस्क्लोजर्स आर मेड इन कंफर्मिटी विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो भी डिस्क्लोजर्स है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्क्लोज किया है, प्रॉपरली दिखाया है। एंड लास्ट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, P&L एंड फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट। सो जो ट्रू एंड फेयर दिखा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब होना चाहिए दैट टाइम ऑडिटर, ये सब ऑडिटर ने सेटिस्फाई होना चाहिए खुद ने। सो वो क्या बोल सकता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको मिसलीड नहीं कर रहा है ना। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स, बेसिक चीज है जो हम पूरा ऑडिट में यही पढ़ने वाले कि बुक्स एग्री हो रहा है, एविडेंसेस है, सो ओमिशन नहीं है, क्लियर है, डिस्क्लोजर है, ट्रू फेयर व्यू, उसके बाद वो दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमको देखना है। सेकेंड क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, सो ये SA 200 बोलता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द
इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या है उसका ऑब्जेक्टिव? टू ऑब्टेन एंड टू रिपोर्ट। सो दो चीज करना है ऑडिटर को, क्या करना है? ऑब्टेन करना है, एंड क्या करना है? रिपोर्ट करना है। हमने देखा सो ऑब्टेन क्या करेगा वो? रीजनेबल एश्योरेंस। कैसे करेगा? बाय ऑडिटिंग, है ना? ऑडिट करके वो क्या करेगा? रीजनेबल एश्योरेंस देगा। क्या रीजनेबल एश्योरेंस? दैट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, दैट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये हो गया, उसको ऑब्टेन करते हैं। फिर रिपोर्ट किसको करेगा? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि भाई ये सब ठीक ठाक है ना, एंड टू कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसएस। सो जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है वो आपको क्या बोल रहा है? कम्युनिकेट करना है। किसको कम्युनिकेट करना है? मैनेजमेंट को करना है, शेयर होल्डर को करना है, कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोज स्टैंडर्ड ने बोली है गवर्नमेंट को करना है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को करना है ना। तो जहां जहां आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसएस में बोली है वो आपका ऑब्जेक्टिव है टू कम्युनिकेट। So to obtain reasonable assurance, to report on the financial statement, to ensure the financial statement as a whole are free from material misstatement, and to communicate as required by SS. This is what objective of auditor कि भी उसको reasonable assurance लेना है, ensure करना है कि financial statement free from material misstatement है, उसको रिपोर्ट करना है financial statement में जिसको हम audit report बोलते हैं, एंड उसको कम्युनिकेट करना है जो भी उसको मैटर्स कम्युनिकेट करना है टू द गवर्नमेंट, टू द मैनेजमेंट, टू द दोस्त चार्ज विद गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, जहां जहां उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएस में डिफाइन किए वहां वहां आपको वो इंश्योर करना है। सो ये है आपका इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव। किसके हिसाब से? एसए 200। इस पे क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा, तो भी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का एज पर एसए 200। ये क्वेश्चन आया तो इजीएस्ट रहेगा कि आपको क्या क्या करना है? टू ऑब्टेन, टू इंश्योर, टू रिपोर्ट एंड टू कम्युनिकेट। ये चार चीजें है ना, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है? स्कोप कैसे डिफाइन होता है? अभी मैंने ऑडिट क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये कौन कौन डिसाइड करता है? एक तो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जो हम क्लाइंट से एग्री करते हैं कि भी मैंने ये लोकेशन करना है, मैंने ये ब्रांच करनी है, मैंने ये करना है, वो नहीं करना है, जो भी है ना। सो वो क्या है? टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जो मेरी टर्म्स डिसाइड हुई है। रिक्वायर्मेंट्स ऑफ रिलीवेंट स्टैट्यूट, भाई जो मैं कंपनीज एक्ट में कर रहा हूँ, एलएलपी में कर रहा हूँ, और सपोज आप वॉलेंट्री ऑडिट कर रहे हैं, मैंडेटरी ऑडिट नहीं कर रहे हो, तब स्कोप कैसे होगा? एंगेजमेंट के, स्टैट्यूटरी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो आप जो टर्म्स मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे, जैसे एग्री होगा उस हिसाब से आप ऑडिट करोगे। एंड लास्ट है प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द आईसीआई। आईसीएआई जो अपने को गवर्न करता है, सब ऑडिटर बोले तो सीए को, क्योंकि ये कहा लिखा है सीए ऑडिट कर सकता है, हर जगह हर एक्ट में लिखा हुआ है ओनली सीए इज अलाउड टू ऑडिट। दैट्स व्हाई प्रोनाउंसमेंट्स जो आईसीआई देता है वो भी आपका स्कोप डिसाइड कर सकता है। आप बोलोगे सर है ना, मेरे स्कोप में जो प्रोनाउंसमेंट्स है ऑडिटर आईसीआई ने दिया हुआ, स्टैट्यूटरी जो कंपनीज एक्ट में बोला है कि इतना इतना करना है, और मैंने नहीं किया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सपोज मैंने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में एग्री कर लिया, या फिर बेस्ट एग्जांपल है कि मैंने क्लाइंट ने बोला कि नहीं आप है ना रीजनेबल एश्योरेंस मत दो, आप क्या दो? एब्सोल्यूट एश्योरेंस दो। बोले तो क्या 100% बोलो कि सब सही है या नहीं है। चलो मेरे पूरे एंटिटी का मत बोलो, वो ब्रांच का तो बोल दो, छोटा सा ब्रांच है सर, ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं, आप बता दो। तो आप बता सकते हो क्या? नो, यू कैन नॉट सुपरसीड रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैच्यू एंड प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ आईसीएआई। सो यू कैन नॉट सुपरसीड। आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आप कुछ भी नहीं एग्री कर सकते हो। आपने क्लाइंट से एग्री किया मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दूंगा, आप दे सकते हो कि नहीं, यू कैन नॉट सुपरसीड यू। सो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपकी जो रहेंगी दैट कैन नॉट सुपरसीड, जो स्टैच्यू बोल रहा है और जो प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ आईसीआई वो आपको फॉलो करने हैं। यू कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस टू क्लाइंट एनी टाइम, इट्स नॉट अलाउड बिकॉज देयर आर रिस्ट्रिक्शन। जब आप ऑडिट प्रोसीजर एसेस फॉलो करते हो और उसके हिसाब से ऑडिट करते हो तो यू कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस। Point to consider in determining the scope audit. All aspects relating to accounting and finance of enterprises to be covered. हाँ, इन्होंने गाइडेंस दिया भी क्या क्या पॉइंट्स आपने डिसाइड करने चाहिए जब आप स्कोप डिसाइड कर रहे हो कि भी सब एस्पेक्ट मेरे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की कवर हो रही है। इंश्योर वेदर द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज। सो ये डिस्क्लोजर जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किया। नॉट टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। अब जैसे सपोज एक वैल्यूएशन किया है क्लाइंट ने और वो इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, सो वो मैं कॉम्पिटेंट हूँ क्या उसके लिए, या एक्चुअल वैल्यूएशन आई एम कॉम्पिटेंट इनफ फॉर दैट? नहीं, तो I should not do that. I should not perform that duty if I am not competent. I should hire expert
और आस्क मैनेजमेंट टू हायर एक्सपर्ट जैसे एक्चुअरीज है। Constraints on the scope of the audit that impair the auditor's ability to express an unqualified opinion should be avoided. So यहाँ पे जब हम स्कोप डिसाइड करते हैं और क्लाइंट बोल रहा है कि भाई आप है ना क्या करो, आप है ना यहाँ पे जैसे सपोज उनकी ब्रांच है या उनकी सब्सिडरी है आउटसाइड इंडिया, है ना, वो बोलेंगे अरे आउटसाइड इंडिया जाने में खर्चा बहुत आता है, आप रहोगे खाओगे जाओगे आओगे, आई एम पुटिंग कंस्ट्रेंट, आप उसका करो ही मत, एंड दैट विल इम्पेयर ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस अनक्वालिफाइड ओपिनियन, है ना। सो उसको क्या बोलते हैं हम, स्कोप रिस्ट्रिक्शन, मैनेजमेंट स्कोप रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट, शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द ऑडिटर्स इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ ऑडिट। तो सपोज मैनेजमेंट आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बोलता है कि मुझे एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना है, चाहिए है तो आप दो, तो यू कैन नॉट, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं आप क्या करो, ये ब्रांच का तो ऑडिट ही मत करो, आप ये देखो ही मत, बाकी सब देख लो आपको जो देखना है। So that constraint is also not okay. You should consider this point while determining the scope of audit. Aspects to be covered in audit. क्या क्या aspects है जैसे हमने ऊपर देखे, comparison of items of FS with the underlying record, verification and authenticity of, हमने पहले ही point देखा कि ये mislead ना करे तो क्या करना है, बुक से वो मैच हो रहा है। Similarly यहाँ पे भी वैसे ही है कि आपको कंपेयर करना है एफएस विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड एविडेंसेस के साथ, वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू नेचर देखना है, वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल, एग्जिस्टेंस, वैल्यू ऑफ एसेट्स देखनी है, ये क्या देगा, राइट्स देगा कि एसेट्स आपकी है, उसकी वैल्यू सही है, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज करनी है, एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल आपको समझना है। इंटरनल कंट्रोल बोले तो क्या, मैनेजमेंट ने, आप कहीं भी शॉप में जाते हो, सपोज आप मैकडोनल्ड्स जाते हो, आप कोई कंपनी में जा रहे हो और कुछ प्रोसेस ऐसी बोली और वैसे ही हो रही है, वो क्यों होती है, दैट इज अ इंटरनल कंट्रोल। मैनेजमेंट ने कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना की रखी है ना, डिजाइन की है, इंप्लीमेंट की है ना, उसको हम प्रोसेस बोलेंगे, पॉलिसीज बोलेंगे। जो किसने की है, मैनेजमेंट ने की है, क्या की है, इंप्लीमेंट की है, डिजाइन की है और मेंटेन की है। वो क्यों, क्योंकि उनका बिजनेस जो है वो सब अच्छी तरह चले, स्मूथली चले, है ना, दैट इज व्हाट इंटरनल कंट्रोल, है ना। तो इसका एग्जामिनेशन भी हम कर सकते हैं, ये एस्पेक्ट्स हम कवर, ये कहा देख रहे हैं हम, स्कोप ऑफ ऑडिट, क्योंकि हमको जो बोलना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू फेयर है तो हम क्या क्या काम करेंगे, ये सब हम एस्पेक्ट्स कवर करेंगे ऑडिट में। चेकिंग द रिजल्ट्स शोन बाय द प्रॉफिट लॉस, रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन। तो आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर में आप फिट करना चाहोगे इसको 4 में, तो क्या क्या दे अपने ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव, टू रिपोर्ट, टू इंश्योर, टू कम्युनिकेट, पहला क्या था, टू ऑब्टेन, है ना, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, टू रिपोर्ट ऑन द एफएस, टू इंश्योर एफएस इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड टू कम्युनिकेट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसे। सो ये सब उस हिसाब से आप देख सकते हो कि एग्जामिनेशन, कंपैरिजन, वेरिफिकेशंस, कैपिटल, ये सब क्या हो गया, आपने ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस के लिए काम किया और इंश्योर किया कि एफएस मटेरियल ये नहीं है, रिपोर्टिंग टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज आपका यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, और टू कम्युनिकेट, है ना, तो रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेट इज कंबाइंड कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और पर्सन को आप रिपोर्ट कर रहे हो और रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो, ठीक है ना। सो दिस इज एस्पेक्ट्स, आप भी उस हिसाब से भी सोच सकते हो। तो आपको जनरल क्वेश्चन आया कि भाई ऑडिटर ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर ने क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए, ऑडिटर का क्या क्या स्कोप होना चाहिए, क्या स्कोप होना चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस देना है, किस पे देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना है। तो आपको क्या देखना है कि भाई एफएस इज मैचेस टू योर जीएल, जीएल मैचेस टू योर ट्रांजैक्शन, उसके एविडेंसेस आपको अवेलेबल दे रहे हैं, कैपिटल वर्सेस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू आप प्रॉपर्ली सेग्रीगेट कर रहे हो। सो दीज आर व्हाट योर बेसिक ऑडिटिंग का एस्पेक्ट्स। स्कोप कैसे डिसाइड होगा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था कि भी स्कोप कैसे डिसाइड होगा, आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से, स्टैच्यू के हिसाब से, एंड थर्ड इज प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ आईसीए के हिसाब से। ये दोनों को ये सुपरसेट कर नहीं सकता है। सुपरसेट बोले तो आपने कुछ भी यहाँ पे एग्री कर लिया और यहाँ पे अलाउड नहीं है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बोलता है कि आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे ही नहीं सकते हो, तो यू कैन नॉट एग्री दैट इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, मिसलीड नहीं होना चाहिए तो ऑडिटर ने क्या क्या इंश्योर करना चाहिए, ठीक है, और एस्पेक्ट्स क्या क्या कवर होनी चाहिए, और स्कोप ऑफ ऑडिट कैसे डिटरमाइन होता है। अब हम टाइप्स ऑफ ऑडिट पे जाते हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या है, सो 2 टाइप होते हैं, एक तो रिक्वायर्ड अंडर लॉ और वॉलेंट्री। ये ब्रॉड कैटेगरी
है ना। एक तो मैंडेटरी बोल सकते हैं हम उसको, दूसरे को क्या बोल सकते हैं, वॉलेंट्री बोल सकते हैं, है ना। सो ऑडिट इज नॉट लीगली मैंडेटरी फॉर ऑल द एंटिटी। जैसे प्रोप्राइटर के लिए ऑडिट मैंडेटरी है क्या, नहीं, कहीं भी नहीं बोला है ना, तो उसके कोई एक्ट ही कवर नहीं कर रहा है। बेसिस दिस ऑडिट कैन बी बाइफरकेटेड इनटू टू कैटेगरीज। सो कंपनीज एक्ट में बोल रहा है, बैंकिंग एक्ट में बोला है, रेगुलेशंस एक्ट में, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी है, इनकम टैक्स में जो हम टैक्स ऑडिट करते हैं ना, या कुछ स्पेसिफाइड एंटिटीज को उन्होंने बोला है, कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टैट्यूट रिक्वायरमेंट्स, है ना, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल बॉडीज है वो, उनको सब क्या है, अंडर लॉ कंपलसरी है, मैंडेटरी है ना। तो दो तो आपको इस पे क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ऑडिट में, तो आपको क्या बोलना है, दो ब्रॉड कैटेगरी है, एक मैंडेटरी, एक वॉलेंट्री, एंड अदर टाइप्स ऑफ ऑडिट भी है जो हम नीचे समझेंगे और देखेंगे, ठीक है ना। वॉलेंट्री कौन कौन कराता है, प्रोप्राइटरी कंसर्न कराते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स, पार्टनरशिप फॉर्म को भी नहीं है आपका पार्टनरशिप एक्ट में, सर्टेन एलएलपी, सर्टेन एलएलपी क्यों बोला है, क्योंकि 40 लाख और 25 लाख आपका रहता है, तो आपको क्या है, मैंडेटरी अंडर गॉट एलएलपी एक्ट में, है ना। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, वॉलेंट्री में भी जा सकते हो, इसलिए एलएलपी सब जगह, दोनों जगह आएंगे। एचयूएफ में डायरेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे ग्रांट्स लोन्स आपको मिलनी है या सब्सिडीज मिलनी है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि आप इस ना ये ऑडिट करवा के दो मुझे, तभी मैं आपको ग्रांट लोन सब्सिडी पास करूंगा, तो वो क्या हो गया, वॉलेंट्री ऑडिट हो गया। यहाँ पे कहीं कंपलसरी नहीं, वो बोल रहा है, डायरेक्टिव दे रहा है आपको, कंपलसरी एक्ट के अंडर नहीं है, अंडर लॉ नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन देयर डायरेक्टिव्स। प्रोप्राइटरी कंसर्न कब कराएगा, जब उसको बैंक से लोन लेना है ना, तो तब जनरली वो क्या कराता है, प्रोप्राइटरी कंसर्न वॉलेंट्री ऑडिट कराएगा। आप बोलते हो सर क्यों कराएगा, क्योंकि उसको लोन लेना है, तो बैंक बोलेगा कोई तो मुझे इंडिपेंडेंटली एश्योर ऑडिट करके बता दे कि एश्योरेंस दे दे, बता दे बोले तो एश्योरेंस दे दे कि ये सब ठीक है, आप जो फिनेंशियल में दिखा रहे हो सब बोगस नहीं है। सो दैट्स व्हाई बैंक आस्क्स देम ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। सो देयर इज टू कैटेगरीज, मैंडेटरी एंड वॉलेंट्री, ठीक है। उसके बाद क्या, अदर टाइप्स ऑफ ऑडिट, अदर टाइप्स क्या क्या कर सकते हैं हम, वो दोनों में से ब्रॉड कैटेगरी में आएंगे, है ना, बट इट इज लाइक बेस्ड ऑन द फंक्शन। सो यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन द स्टैच्यू है, नीचे हम देखेंगे कि फंक्शन भी कब कर रहे हैं हम ऑडिट, हम किसका ऑडिट कर रहे हैं, जैसे कॉस्ट का ऑडिट कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑडिट हो गया, इंटरनल कंट्रोल्स का ऑडिट कर रहे हैं तो इंटरनल ऑडिट हो गया, राइट। इंटरिम ऑडिट, सो लेट्स सी दोस टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो पहला क्या है अपना इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट बोले तो क्या, एन ऑडिट दैट इज टेकन अप बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स is called interim audit. Asset liabilities are verified for interim balance sheet purposes. बोले तो क्या, देखो मार्च 21 में मैंने ऑडिट किया, मार्च 22 में मुझे ऑडिट करना है, मैंने बीच में ऑडिट किया, इसको हम क्या बोलेंगे, मुझे जैसे एक टू एनुअल ऑडिट्स के बीच में जो मैं ऑडिट करूंगा उसको इंटरिम ऑडिट करूंगा। बोले तो हाफ ईयर का ऑडिट कर लिया, क्वार्टर का ऑडिट कर लिया, है ना, पूरा साल का नहीं किया। सो मार्च 21 से मार्च 22 में जो भी मैं ऑडिट्स करूंगा, जो भी पर्पस, जो भी मैं ऑडिट की प्रोसीजर्स करूंगा उसको मैं इंटरिम ऑडिट बोलूंगा। दिस इज वन टाइप ऑफ ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट बोले तो क्या, व्हेन द अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट आर चेक्ड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द होल ईयर और एट इंटरवल्स फिक्स्ड और अदरवाइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, इट इज नॉन एज कंटिन्यूअस ऑडिट। तो कंटिन्यूअस ऑडिट लिए हो रहा है, सो इट इज वे जो फिनेंशियल से कंपनी के जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, जो हिस्टोरिकल फिनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ऑडिट करते जा रहे हैं। जैसे महीना भर हो गया, कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि हर महीने आप ऑडिट करके बता दो मुझे कि सब ठीक ठाक चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस ऑडिट। सो इट इज कंटिन्यूअसली डूइंग थ्रू आउट द ईयर, मंथली बोलो, वीकली बोलो, एनुअल मींस मोर फ्रीक्वेंटली ऑडिट हो रहा है, उसको हम कंटिन्यूअस ऑडिट बोलेंगे। कॉस्ट ऑडिट, आपको कंपनीज एक्ट में भी कॉस्ट ऑडिट सर्टेन एंटिटीज के लिए क्या है, मैंडेटरी है ना, बाकी सब जगह मैंडेटरी है क्या, कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं, बाकी जगह मैंडेटरी है। तो ये क्या होगा, जनरली वॉलेंट्री होगा। सो एप्लीकेबल ओनली टू दोज स्पेसिफाइड अंडर लॉ, तो जनरली जो लॉ में स्पेसिफाइड है वो ही करवाते हैं। इसमें क्या फोकस रहता है, कंपनीज एक्ट मैंडेट करता है आपको टू गेट कॉस्ट ऑडिट डन, मेनली पर्टेन्स टू कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द एंटिटी। जैसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स बोले तो जैसे मेरे को गुड्स बनाने हैं, सपोज आई एम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, जनरली इट इज एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, है ना, उसमें गुड्स बनाना है, तो उसमें क्या क्या लगेगा, मुझे रॉ मटेरियल लगेगा, ओवरहेड लगेगा, इन्वेंटरी के मूवमेंट्स होंगी, ये सब कॉस्ट का जो ऑडिट है, म्हणजे मटेरियल कॉस्ट जो हम बोलते हैं, जिसको परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको हम बोलेंगे, उसका फोकस का ऑडिट, इसको कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं कि भाई जो कंपनी कॉस्ट दिखा रहा है वो ठीक दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, वो जो भी डेरिवेशन है, क्योंकि फिर कॉस्ट सही नहीं दिखाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट होगा। सो कंपनीज एक्ट में भी सर्टन जैसे कंपनीज को जिनका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर है,
उनको क्या है, कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी है। सो दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑडिट, वहां पे फोकस है कॉस्ट ऑडिट पे। दिस इज आल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑडिट। इंटरनल ऑडिट बोले तो अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट, यहाँ पे कोई कंपनीज एक्ट अगेन प्रिस्क्राइब्स इंटरनल ऑडिट, 200 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर है, जो भी लिमिट्स है उसके ऊपर है, तो आपको क्या है, इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है। प्लस वॉलेंट्री भी करवा सकता है। सो ये क्या हो गया, मैंडेटरी में भी आ सकता है या वॉलेंट्री में भी आ सकता है, ऊपर ब्रॉड कैटेगरी में। बट ये फंक्शन वाइज सोचोगे अदर टाइप से, तो अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट ऑन द ऑफ द एंटरप्राइज टू इंश्योर एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसीज। भाई जो पॉलिसीज मैनेजमेंट नहीं है वो सब फॉलो हो रही है। सेफगार्ड ऑफ असेट्स, जो भी असेट्स है उसका सेफगार्ड हो रहा है, एंड कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये सब क्या करता है, वो इंटरनली ऑडिट करता है कि मैनेजमेंट जो कर रहा है, वो जो पॉलिसीज मैनेजमेंट ने इंप्लीमेंट की है, वो उसके सेफगार्ड ऑफ असेट्स कैसे कर रहा है, कंप्लीटनेस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सो मोर ऑफ मैनेजमेंट क्या कर रहा है उसका ऑडिट। हम नंबर्स पे फोकस नहीं करते, मैनेजमेंट जो पॉलिसीज प्रोसेस कर रहा है वो ठीक ठाक कर रहा है या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये इंटरनल ऑडिटर का बेसिक काम है। कॉन्करेंट ऑडिट, ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, बैंक के केस में होता है। बैंक के केस में कॉन्करेंट ऑडिट होता है, क्यों, क्योंकि बैंक का वॉल्यूम बहुत रहता है। तो उसमें सिर्फ है ना उसमें इंटरनल ऑडिट भी होता है बैंक में, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी होता है, और कॉन्करेंट ऑडिट भी होता है। कॉन्करेंट ऑडिट बोले तो जैसे जैसे क्लाइंट, जैसे जैसे ऑडिट हो रहा है, इट इज लाइक ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑडिट, बट इट इज जैसे ट्रांजेक्शन हुआ और ऑडिट हो जाता है। जैसे लोन सैंक्शन किया उसके बाद कोई तो चेक कर देता है। So that is what concurrent audit means. The word concurrent itself means, concurrent means happening at the same time. Concurrent means doing the examination of financial transaction at the time of happening or parallel with the transaction. Generally conducted in case of banks. बैंक में क्या होता है, concurrent auditor हर महीने जाता है, वीक में जाता है, वो बोलता है आपने क्या क्या लोन सैंक्शन किए, आपने क्या क्या किया, उसका जैसे स्कोप होगा। सपोज इस साल लोन का है, जैसे जिसको एडवांसेस भी बोलते हैं, या डिपॉजिट्स का है, बैंक चार्जेस का है, जो भी है, वो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता है वो मंथ में, वो महीने में रिपोर्ट्स इशू करता है, चेक करते रहता है। सो जैसे ट्रांजैक्शन हुआ वो चेक कर लेता है, सब कंप्लायंस है क्या। सो बैंक को अलग अलग, बिकॉज बैंक में क्या है, पब्लिक का मनी है ना, पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व, क्योंकि आप डिपॉजिट्स करते हो, तो देयर आर लॉट ऑफ रेगुलेशन अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसमें एक कॉन्करेंट ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट्स भी एप्लीकेबल है, स्टैट्यूटरी भी है, कॉन्करेंट भी है, आरबीआई के भी ऑडिट्स होते हैं। तो लॉट ऑफ ऑडिट्स हैपेंस इन बैंक। दिस इज कॉन्करेंट, हैपनिंग एट द सेम टाइम एज ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग। Balance sheet audit involves complete verification of all items concerned in the balance sheet and profit loss. The auditor performs analytical reviews and investigates material deviation from the budgeted amounts, items of unusual and non-recurring nature, items requiring statutory disclosure. There is a reliable system of internal check and internal audit. Balance sheet audit जिसे हम statutory audit, financial audit जिसको बोलते हैं, उसका दूसरा मीनिंग कि भी बैलेंस शीट का ऑडिट करके दो कि प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में जो है वो सब सही है या नहीं है। एनुअल ऑडिट बोले तो फुल ईयर का ऑडिट कंडक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो हम इंटरिम में नहीं करते। एनुअल ऑडिट एक साल बाद करना है, ऑडिट ईयर खत्म हो गया उसके बाद ऑडिट करना, उसको हम क्या बोलेंगे, एनुअल ऑडिट बोलेंगे। मैनेजमेंट ऑडिट, इट इज वेरी सिमिलर टू इंटरनल ऑडिट, बट यहाँ पे पॉलिसीज प्रोसीजर्स रहती है। यहाँ पे मोर फोकस क्या रहता है मैनेजमेंट ऑडिट में, असेसमेंट ऑफ हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट टीम इज अप्लाइंग इट्स स्ट्रेटेजी। सो इंटरनल ऑडिट में जनरली क्या रहता है, मैनेजमेंट ने बोला है कि आपको ये फॉलो करना है, राइट, तो वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो हम इंटरनल ऑडिट में देते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट में हम क्या कर रहे हैं कि मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजीज बना रही है, अपर लेवल टीम लीडर, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, एमडी, सीएफओ, ये जो भी स्ट्रेटेजीज बना रही है, ये जो भी रिसोर्सेज अलोकेट कर रहे हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, उसका ऑडिट करना बोले तो मैनेजमेंट, कि वो इफिशिएंटली कर रहे हैं क्या, पॉलिसीज को फॉलो करके कर रहे हैं क्या, प्रॉपर स्ट्रक्चर से कर रहे हैं क्या, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर और नॉट। सो ऊपर लेवल के लोगों का ऑडिट करना कि उनके डिसीजन सब ठीक है यानी, दैट इज व्हाट मैनेजमेंट ऑडिट। सो इंटरिम ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, एनुअल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, और कौन सा रह गया, कंटिन्यूअस ऑडिट। सो ये अलग अलग टाइप के आपके ऑडिट्स है। सो अपन ने क्या क्या देख लिया अभी तक, ऑडिटिंग का डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, राइट, स्कोप ऑफ ऑडिट कैसे डिसाइड होता है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, स्टैच्यू और प्रोनाउंसमेंट्स है ना, तो स्कोप ऑफ ऑडिट हो गया, राइट। फिर फोर्थ हमने क्या देख लिया, टाइप्स ऑफ ऑडिट, जिसमें ब्रॉड कैटेगरी आप देखोगे तो मैंडेटरी एंड वॉलेटरी, अदर टाइप्स में देखोगे तो अपन ने जो 6 और 7 टाइप्स। इस पे क्वेश्चन बहुत रेयर है, आप भी देख सकते हो, बहुत बेसिक चीज है,
क्वेश्चंस आए तो बोनस है 1 2 3 4 5, ये 5 जो पॉइंट्स है उस पर क्वेश्चंस आए तो दिस इज अ बोनस, यू शुड नॉट लीव एकदम इजी केक वॉक, है ना। अब पांचवा हम समझे कि भाई ऑडिट करवाने का एडवांटेजेस क्या है। So mainly audit gives true and fair view, ये सबको पता है, on financial statement, that's company state of affairs, other as follows। So auditor का main advantage क्या है, आपको true fair मिलता है, ओपिनियन मिलता है फिनेंशियल स्टेटमेंट की, अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट सही है गलत है, दैट इज व्हाट आपका कौन ऑडिट आपको एडवांटेज है। दूसरा क्या क्या एडवांटेजेस है, अदर छोटे छोटे बहुत एडवांटेजेस क्या। सो एक तो सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट, it safeguards the financial statements of person not associated with the management। so जो डे टू डे मैनेजमेंट में नहीं है, जैसे अभी आप प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर का ऑडिट क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खुद ही इन्वॉल्व है ना, वो खुद पैसा लगा रहा है, वो किससे पैसा ले रहा है, क्या हाँ बैंक से ले रहा है, तो बैंक क्या बोलता है ऑडिट कर भाई, है ना। यहाँ पे वो खुद इन्वॉल्व है, खुद का पैसा लगा है, खुद डब्बे में डाले या खुद काम ना करे या खुद दिन भर बैठा रहे या लॉस में सहन करे या प्रॉफिट में ना बेचे या बिजनेस ही ना करे, किसको प्रॉब्लम है क्या नहीं, उसका खुद का पैसा वो गरीबों में बांटे या कुछ ना करे, उसको किसको फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं फर्क पड़ने वाला, इसलिए वहां पे ऑडिट करना नहीं है। और वो एसोसिएटेड है रोज की रोज। अब जैसे शेयर होल्डर, कंपनी के केस में शेयर होल्डर रोज आता सकता है क्या, नहीं, कौन करता है, मैनेजमेंट मैनेज करता है, तो शेयर होल्डर को क्या रिक्वायरमेंट है ऑडिटर की। सो जो नॉट एसोसिएटेड है डे टू डे में, जिससे बैंकर्स है, पब्लिक एट लार्ज है, शेयर होल्डर्स आपके हैं लिस्टेड कंपनी के केस में, उनका क्या करता है ऑडिट सेफगार्ड करता है इंटरेस्ट। तो ऑडिटर जाता है तो वो डर के रहते हैं ना, मैनेजमेंट सब डिसीजन मैनेजमेंट ऑडिट होता है, इंटरनल चेक्स इंटरनल कंट्रोल्स वो रिपोर्ट करता है। तो जो एसोसिएटेड नहीं है रोज की रोज में, उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड करता है। सपोज कोई पार्टनर है, उसने डिसाइड किया यार मैं तो रोज नहीं आ सकता हूँ, मैं ऑफलाइन काम करूंगा या और कुछ रीजन है, तो उसका भी इंटरेस्ट सेफगार्ड हो सकता है ऑडिट से। सो दिस इज व्हाट मिसलिनियस जो अदर्स एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट है, उसमें पहला है सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड क्या है, मॉरल चेक। मॉरल चेक बोले तो मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज फॉर कमिटिंग फ्रॉड्स एंड रॉन्ग। अपने को पता रहता है, आप देखोगे तो आप काफी बार सुनोगे, कहीं जाते हो अरे हमारे ऑडिटर आके बोलते हैं अरे मैंने ऐसा कर दिया तो ऑडिटर क्या बोलेगा, या ऑडिटर हमारे एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज व्हाट ऑल मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज की भी ऑडिटर विल नॉट एक्सेप्ट, ऑडिटर विल आस्क क्वेश्चन, ऑडिटर पूछेंगे फंड कहां से आया। दैट इज व्हाट मॉरल चेक, दैट इज ऑल्सो एडवांटेज ऑफ ऑडिट कि भी जो नीचे वाले लोग हैं वो सब सही करेंगे, फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ऑडिटर आके पकड़ सकता है। तीसरा क्या है, टैक्सेस लोन्स परचेस कंसिडरेशन। ऑडिटेड फिनेंशियल, सॉरी इसमें ऑडिटर को भी पैसे दे देने, करप्शन में बढ़ता है इससे। सॉरी करप्शन, करप्शन क्या होता है इसमें ऑडिटर को पैसे दे देने की गलती है तो प्रॉफिट हो रहा है। See, अभी फ्रॉड रिपोर्ट ना here we are talking about advantages of audit, है ना। आप जो बोल रहे हो भाई करप्शन होता है, दिस इज तो हर जगह हर चीज में हो सकता है। सो ये मॉरल चेक है कि करप्शन ना करें। अब आप ऑडिटर ही इन्वॉल्व है तो अलग बात है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर द लॉ, एज पर द स्टैंडर्ड्स, है ना। टैक्सेस लोन्स परचेस कंसिडरेशन, भाई आपको कितने में परचेस करना है या आपको लोन लेना है या कितना टैक्स पर करना है, ये सब के लिए आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करता है कि भाई आपको लायबिलिटी कितनी सेटिंग ऑफ करनी है, निगोशिएशन लोन्स का करना है। सपोज आपकी ना बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है तो आपको ना कोई भी लोन देने आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, उसके बाद क्या होती है आपकी रेटिंग होती है ना। रेटिंग लोन के लिए रेटिंग होती है कि भाई आपको A+ है, C+ है, आपकी बैलेंस शीट है और आपको रेटिंग अच्छा मिला तो आप क्या कर सकते हो, लोन के लिए निगोशिएट कर सकते हो, भाई मेरी बैलेंस शीट देख, ऑडिटेड बैलेंस शीट देख, कितना सही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, मुझे है ना 5 10% में इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे 9 लगा। सो दिस हेल्प्स यू ऑडिटेड बैलेंस शीट। या आपके अनऑडिटेड और ऑडिटेड बैलेंस शीट में भी हेल्प होता है, देख मैंने ऑडिटेड दी है अनऑडिटेड नहीं दी है, सो मैं जो बोल रहा हूँ इस पे किसने तो एश्योरेंस दिया हुआ है कि ये सब ठीक है, प्रॉमिस किया हुआ है कि इसमें जो है वो सब सही है ना, तो वहां पे निगोशिएट करने में आपको हेल्पफुल होता है। डिस्प्यूट यूजफुल फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, भाई कोई डिस्प्यूट्स हुआ है तो वो भी ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑडिट करके आप दिखाते हो तो वो हेल्पफुल होता है। वेस्टेजेस लॉसेस हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ, भाई ऑडिट हो रहा है उसको समझ रहा है कि भाई आपने ना कैश फ्लो दे दिया या आपने ना जो इंटरेस्ट है या जो लाइबिलिटी है जैसे एडवांस टैक्स भर दिया, सपोज नहीं जरूरत थी आपने भर दी, ऑडिटर आके बोलेगा कि आपने ये क्यों किया। जैसे इन्वेंट्री एक है,
भी आपको है ना, आपका सेल रोज का 10 साल महीने का 10 लाख का है, तो आपने कितनी इन्वेंट्री बिल्ड करनी चाहिए भी 8 दिन की, या आपको कितना टाइम लग रहा है डिलीवरी के लिए, ट्रेडिंग कर रहे हो आप या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपका लीड टाइम क्या है, ये सब ऑडिटर देख के वो ऑडिटर उनको वैल्यू एडिशनल देता है कि आपने ना क्या किया, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक कर लिया। सो ये नहीं करना था, ये वेस्टेजेस, ये लॉसेस क्या करता है एडवांटेज ऑफ ऑडिटर आप देखोगे। तो वी हैव हेल्प अ लॉट ऑफ क्लाइंट व्हेन वी एक्चुअली गो ऑडिट, एंड हम बोलते हैं कि भाई सर आपने ना, आपके देखो आपकी इन्वेंट्री चल नहीं रही थी, आपकी नॉन मूविंग में चलेगी, आपने ये करने से ना इसको सस्ते में बेच देते, डिस्काउंट स्कीम लगा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। सो दिस डिटेक्शन, बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट डे टू डे इन्वॉल्व, समटाइम्स इतना बड़ा चीज, इतनी चीजें रहती है, दे डोंट नो। सो ऑडिटर जाके एटलीस्ट उनको हाईलाइट करते हैं कि ये इश्यूज हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, ये लॉसेस है, ये वेस्टेजेस है। तो ये भी एडवांटेज ऑफ ऑडिट है। प्रॉपर बुक्स, ऑडिट होने वाला है इसलिए हम क्या करते हैं, बुक्स आर प्रॉपरली केप्ट, उसके रिकॉर्ड्स एविडेंसेस सब। तो ये क्या होता है, ऑडिट होने के चक्कर में हमारा सब मेंटेन हो जाता है, कल जाके किसको भी दिखाना है तो इजी हो जाता है। सो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आर केप्ट, that is also one of the indirect advantages, and these are more or less indirect advantages of audit. Control system reviews the existence and operation of various controls in the organization. कंट्रोल जो कंपनी ने डाली हुए है उसका जो है एक रिव्यू है, एग्जिस्टेंस ऑपरेशन भी वो सब सही चल रहा है क्या नहीं, ये भी एडवांटेज ऑफ ऑडिट है। क्योंकि ऑडिटर आके क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल चेक करता है, तो वो बोलता है कि आपकी जो कंट्रोल सिस्टम वो ठीक है या नहीं है, ये सब ऑडिटर आके आपको कंफर्म करेगा, बताएगा। गवर्नमेंट को भी हेल्पफुल है एडवांटेज ऑफ ऑडिट, कि भी गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बोलता है कि भाई आपने जीएसटी सही भरा है क्या, इनकम टैक्स सही भरा है क्या, इसके लिए, या काफी जगह गवर्नमेंट को आपके बैलेंस शीट्स लगती है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ऑडिट। एंड इन आउट लास्ट वाला है जो एडवांटेज है, भाई कोई पार्टनर का आपको एडमिशन करना है, डेथ ऑफ पार्टनर हो गया उसका सेटलमेंट करना है, स्टेक होल्डर्स आपको ऐड करना है, जैसे इन्वेस्टर्स अभी तो सबसे सही चल रहा है, आपने देखा लाइक जोमेटो आपके पता होगा, काफी नई नई कंपनीज आ रही है, स्टार्टअप्स जो हम बोलते हैं, उसमें क्या लगता है, स्टेक होल्डर लगता है, बोले तो क्या लगता है, पैसा लगता है, बोले तो इन्वेस्टर लगता है, एंजल इन्वेस्टर, पी, प्राइवेट इक्विटीज, HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये कौन है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसके पास बहुत पैसा है, वो क्या बोलता है, चल तेरा बिजनेस आइडिया मुझे अच्छा लगा, मैं पैसा डालता हूँ। फिर वो क्या बोलेगा, मैं पैसा डाल रहा हूँ तो मुझे ऑडिटेड बैलेंस शीट दिखा कि तूने जो नंबर्स बोल रहा है वो सही है क्या, तेरा वैल्यूएशन सही आ रहा है क्या। वैल्यूएशन के लिए सबसे पहले क्या लगेगा, भाई अभी तक क्या अचीव किया आपने, आपका ऑडिटेड बैलेंस शीट भी उसको लगता है। तो इन आउट, गवर्नमेंट, कंट्रोल सिस्टम, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट इज केप्ट, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटेड। 1 2 3 4 5 बेसिक चीजें है सब, एडवांटेज, स्कोप ऑफ ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, है ना। तो ये अपना यहां तक हो गया। कोई भी प्रॉब्लम की, ये क्यों एडवांटेजेस है, सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट किसका करना है, ये एडवांटेज, मॉरल चेक्स, टैक्सेस, डिस्प्यूट, आई थिंक वेरी बेसिक है जहां पे आपको समझ में आएगा। अब आपका इंपॉर्टेंट चालू होता है जो है 6 नंबर, विच इज वी कॉल्ड इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। भी हमने तो एडवांटेज समझ लिया, स्कोप समझ लिया, डेफिनेशन समझ ली, इसको फायदा होगा, उसको फायदा होगा, सब हो जाएगा भाई। एक्सक्यूज मी सर, यस, इन एंड आउट एक बार एक्सप्लेन कर देना। ओके। तो सपोज मेरा कोई पार्टनर का डेथ हो गया, ओके, तो उसको क्या लगेगा, ऑडिटेड बैलेंस शीट लगेगा। वो बोलेगा, सपोज उसके फैमिली वाले आ रहे कि भाई मेरे कितना पैसा निकल रहा है, जो भी पार्टनर था, सपोज एक्स बंदा था, वो उसकी डेथ हो गई, वो फॉर्म के पास उसकी वाइफ जाती है एक्स की और बोलती है हमारा सेटलमेंट कर दो। तो कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं, वो बोलेगा हाँ ये है तुम्हारा इतना 5 लाख रुपया हुआ है, ये लेके चले जाओ। वो बिलीव करेंगे, नहीं करेंगे। तभी वो बोलते हैं कि भाई ऑडिटेड बैलेंस शीट है, ये देखो, ये इंडिपेंडेंट आदमी आया, उसने चेक किया, उसने बोला ये नंबर है, एक्स का लाइबिलिटी इतना, एक्स का पे आउट इतना आता है कैपिटल का, ये हम आपको पे कर रहे हैं। सो उसके घर वाले बोलेंगे ठीक है यार, किसने तो चेक करके बताया है, और इंडिपेंडेंट, और उसने रिपोर्ट भी दी है कि ये फाइनेंशियल सही है। सो दैट इज व्हाट एडवांटेज ऑफ ऑडिट। एडमिशन करना है, सपोज आपको कोई फर्म में या कोई पार्टनरशिप फर्म LLP में आपको एडमिशन करना है, आपको ऐड करना है पार्टनर, वो क्या बोलेगा, भाई आप क्या डालो, शेयर कैपिटल डालो, बराबर, कैपिटल मांगेगा। वो मांगेगा आपको, भाई मुझे 50 लाख रुपए दे दो। आप बोलेंगे भाई 50 लाख कैसे हो, ये देख मेरे फाइनेंशियल, मेरा प्रॉफिट इतना है, मेरे रिजर्व्स इतने हैं, मेरे अभी खुद का कैपिटल इतना लगा हुआ है, वो सब ऑडिटेड बैलेंस शीट देंगे, तभी आप उसको पैसा दोगे ना, कि विदाउट आप, वो बोलेगा कुछ भी फाइनेंशियल आप देंगे क्या, नहीं दोगे। सो दैट इज व्हाट एडवांटेज ऑफ ऑडिट। सो इन आउट के लिए जब भी आपको नए शेयर होल्डर्स लाने हैं, स्टेक होल्डर्स लाने हैं, पैसा लाना है, या
आपको कोई पैसा आउट भी करना है तो उसके लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट कभी भी काम में आती है, या ऑडिटेड फिनेंशियल्स, है ना। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, जो आपको क्वेश्चंस आए हैं काफी, हम 7th वाला पॉइंट कल देखेंगे। आज हम इनहेरेंट लिमिटेशन समझ लेते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है भाई, हर चीज को कोई तो लिमिट रहती है, कोई तो प्रॉब्लम रहता है, कोई तो डिसएडवांटेज बोल लो आप। सो ऑडिट का डिसएडवांटेज क्या है, और वो डिसएडवांटेज क्यों नहीं बोला है उन्होंने वर्ड, क्योंकि ये ऑडिटर के हाथ में नहीं है। हाँ, वो कुछ गलत कर रहा है तो आप डिसएडवांटेज बोलते हो, ये उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट बोले तो दैट एग्जिस्ट विद द ऑडिट, म्हणजे दैट को एग्जिस्ट विद ऑडिट, ऑडिटर चाहे तो भी रिमूव नहीं कर सकता है। दैट इज, एंड सबसे फॉरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इनहेरेंट लिमिटेशन, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैनॉट, एक्सपेक्ट तो नहीं है बट कैनॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। ऑडिट रिस्क बोले तो गलत ओपिनियन देना, रॉन्ग ओपिनियन देने, है ना, कि भाई मैंने ट्रू फेयर बोल दिया बट ट्रू फेयर नहीं था, दैट इज व्हाट ऑडिट रिस्क। आई एम नॉट एक्सपेक्टेड एंड आई कैनॉट रिड्यूस माय ऑडिट रिस्क टू जीरो and cannot therefore obtain an absolute assurance that the financial statement are free from material statement due to fraud and error। और ये दोनों बोलता है, फ्रॉड के वजह से या एरर के वजह से मेरे फिनेंशियल मुक्त है, किससे, फ्रॉड और एरर से, ऐसा ऑडिटर को बोलना है। बट वो एब्सोल्युटली बोल सकता है क्या, नहीं बोल सकता है। जैसे हमने बोला कि भाई आपके पास कितने भी अच्छे प्लेयर हो, आप बोल सकते हो क्या कि भी आप जीतने ही वाले हो, नहीं बोल सकते हो। वैसे ऑडिटर कितना भी काम कर लो, वो ऑडिट रिस्क जीरो नहीं कर सकता है ड्यू टू फ्रॉड और एरर, बिकॉज ह्यूमन इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट है, आप ऑडिट भी मैनेजमेंट का कर रहे हो। सो बेसिक इनहेरेंट लिमिटेशन, ये क्यों, दिस इज बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। क्या क्या है वो, ये क्यों नहीं कर सकता है, बिकॉज वहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन। सो आपको क्वेश्चन आता है कि कैन ऑडिटर गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, and if not why, because there is a inherent limit। आपको बोलते हैं कि भी ऑडिट रिस्क जीरो कर दो, ऑडिटर कर सकता है क्या, नहीं, क्यों, ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। जनवरी 21 में क्वेश्चन आया था कि भी कंपनी में फ्रॉड हो गया, और फ्रॉड होने के बाद ऑडिटर को बोला कंपनी ने कि भाई फ्रॉड हो गया यार हमारे कंपनी में, तुम जिम्मेदार हो। ऑडिटर ने क्या बोला, मेरे को इनहेरेंट लिमिटेशंस है, जरूरी नहीं मैं कि सब देख सकता हूं, मेरे को सभी मिलेगा, है ना। सो ये क्वेश्चन था, तो ऑडिटर सही है क्या इसमें तो उसका क्वेश्चन जो ऑडिटर ने बोला, ऑडिटर कैन नॉट म्हणजे शेल्टर नहीं कर सकते कि भाई इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट में, इसलिए मैंने कुछ पकड़ा नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर ऑडिट ही क्यों करना है। ऑडिटर को रीजनेबल केयर लेना है ना, प्रोफेशनल जजमेंट, स्केप्टिसिज्म, आपका जो ऑडिट प्रोसीजर है वो सब परफॉर्म करना है, और उसके बारे में बाद में भी आपको नहीं मिलेगा या आपने गलत ओपिनियन दिया, इसके चांस है, इसलिए मैं क्या दे रहा नहीं हूँ एब्सोल्यूट, मैं रीजनेबल बोल रहा हूँ कि भाई मैंने 100% सब चीज पकड़ी हुई, सब फ्रॉड या सब एरर पकड़े हैं, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ, कुछ एरर और कुछ फ्रॉड छूट सकते हैं, बट मैंने क्या किया, रीजनेबल केयर लिया, रीजनेबल मैंने ऑडिट प्रोसीजर की है। एंड हाउ यू कैन प्रूव दैट वेदर यू हैव डन रीजनेबल प्रोसीजर और नॉट, बाय showing them audit documentation, by showing them audit procedure। भाई मेरे को स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ये ऑडिट प्रोसीजर आपको किया गया, यस, असर्शन आपको ये सेटिस्फाई किया गया, यस किया, आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किया, आप बोल रहे हो इसलिए नहीं, ये देख मेरे पास सब एविडेंस है, मैंने ये सैंपल चेक किए, मैंने ये चेक किया, मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, इसका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है क्या, है ना। तो फिर आप क्या बोलोगे, आपने रीजनेबल केयर ली है, आपने रीजनेबल केयर ली है, तो फिर आपका कोई फॉल्ट नहीं। फिर आप इनहेरेंट लिमिटेशंस पे आ सकते हो कि ऑडिटर मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं, मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं। बट सो वो क्वेश्चन मिक्स ऑफ दो था, आपको समझना है वो क्वेश्चन में कि भी ऑडिटर भगवान नहीं है, वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहा है, वो रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है, बट ऑडिटर ने उसका रीजनेबल केयर लिया, पूरा काम किया जैसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बोल रहा है, और उसके बाद भी कुछ फ्रॉड मिला, तो यू कैन नॉट कैच या टेल, बट ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है प्रूव करने का कि मैंने काम रीजनेबल केयर से और सब काम किया है। हाँ, ऑडिटर बोलता है मैंने काम किया नहीं और कुछ भी फ्रॉड निकला, कुछ भी एरर निकला, अरे मेरे पास इनहेरेंट लिमिटेशन है, मैंने तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दिया रीजनेबल। भाई रीजनेबल भी दिया है तो बोले तो क्या दिया आपने, 99% का एश्योरेंस दिया है, ऐसे पकड़ो, 1% नहीं दिया, एब्सोल्यूट नहीं बोल रहे, बट मोर देन ज्यादा बोल रहे, म्हणजे ज्यादा एश्योरेंस दे रहे हो, 50% से तो हमका ऊपर 80-90% आप एश्योरेंस दे रहे हो कि सब ठीक है ना। सो यू कैन नॉट शेल्टर डाउन कंसिडरिंग दिस इनहेरेंट, तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ये ऑडिट में रहते ही है,
बट आप उसका शेल्टर नहीं ले सकते हो, क्यों? आपने रीजनेबल एश्योरेंस, आपने रीजनेबल केयर नहीं लिया है तो, है ना। सो क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑडिट में? एक तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, सब्जेक्टिव डिसीजंस और असेसमेंट और अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। बोले तो क्या, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जैसे हम वारंटी, आपको वारंटी पता है, या आप सपोज एक डिमांड लेटर आया इनकम टैक्स का, और मैनेजमेंट क्या बोलते हैं ना, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग केस है कि हम जीतेंगे। आपने AS 29 में देखा है, तब हमने क्या लिया, कंटिंजेंट लायबिलिटी करना है या प्रोविजन, प्रोबेबल है या एब्सोल्यूट है ना। तो क्या है भाई, चांसेस कितना है, राइट, आउटफ्लो का, आपका AS 29 बोल रहा है। आपने सब मैनेजमेंट से डिस्कस किया, वेरियस केस लॉज देखे। केस लॉज क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट के फेवर में भी आ सकता है, मैनेजमेंट के अगेंस्ट भी आ सकता है। अब मैनेजमेंट ने आपको क्या दिया, सब डॉक्यूमेंटेशन दिए, आपसे डिस्कस किया, है ना। फिर आपने बेस्ड ऑन द, आपने किससे लिए, सब मैनेजमेंट से ही लिए। मैनेजमेंट बोल रहा है, सब आपने डॉक्यूमेंट लिया और आपको भी लगा हाँ मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। सो ये क्या हुआ, सब्जेक्टिव डिसीजन हो गया। कल जाके वो उल्टा हो सकता है, क्या हो सकता है, वो डिमांड ऑर्डर मैनेजमेंट को हो सकता है कंपनी को पे करना पड़े, तो उसमें क्या हो गया, सब्जेक्टिविटी। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा व्हाट वी आर टॉकिंग कि मेरे फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर दे रहे हैं क्या, ट्रू एंड फेयर बोल सकता हूँ मैं, करेक्ट नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ना एक्चुअल नंबर पे नहीं बात कर रहा हूँ। मेरे को कहीं जगह मुझे अब जजमेंट लेना पड़ता है, मैनेजमेंट के जजमेंट यूज करने पड़े हैं, सब्जेक्टिविटी है कुछ चीजों में, वारंटी एक है। सपोज आपको एप्पल का ऑडिट कर रहे हो आप, आईफोन नया लॉन्च किया, सपोज उन्होंने आईफोन 12, है ना। आईफोन 12 में मैनेजर ने बोला मेरे पिछले आईफोन का परफॉर्मेंस देख लो, कभी भी कोई इश्यू नहीं है, वारंटी कितना होता है, जनरली 1% का ही वारंटी आता है, उससे ऊपर वारंटी आता नहीं। आपने बोला ठीक है यार, पास परफॉर्मेंस तो दिखा रहा है, बट वो ट्रू है क्या फ्यूचर के लिए? आईफोन 11 12, अभी सपोज आईफोन 11 तक इतना कुछ इश्यू नहीं हुआ, बट आईफोन 12 में उन्होंने काफी अच्छी टेक्नोलॉजी अलग से कुछ कर दिया और उसमें इश्यू आ गए और काफी रिप्लेसमेंट करने पड़े, काफी वारंटी क्लेम देने पड़े। ये आपके हाथ में क्या, आप बोल सकते हो कि अभी मार्च 21 का मैं फाइनेंशियल साइन कर रहा हूं, उसमें सब करेक्ट है, जो है वो सही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, नहीं कुछ प्रोविजन नहीं भी, वो वारंटी बाद में आ गई। सो ये जो सब्जेक्टिविटी है, ये नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है, जो जजमेंट, सब्जेक्टिविटी, असेसमेंट, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई मेरा क्या है, inherent limitation है, and I cannot give absolute assurance. I cannot say कि financials are true and correct. I can just say true and fair कि based on my exam, मेरे को जितना information मिला, मुझे जो भी मैंने assessment किया, मैंने जो judgment लिया, management का judgment use किया, उससे मुझे क्या लगता है कि management ने उसको contingent में दिखाया तो fair है, correct है या नहीं, मैं बोल नहीं सकता हूँ। So this is what first limitation कि nature of financial reporting. Second क्या है, nature of audit procedure. मैं जो audit procedure कर रहा हूँ वो भी मेरे को इनहेरेंट लिमिटेशंस करते, क्यों? क्योंकि मैं सैंपल बेसिस पे कर रहा हूं। सो लेट्स टेक एग्जाम, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, दैट इज इंटेंशनली और अनइंटेंशनली नॉट गेटिंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन किससे लेते हैं? मैनेजमेंट। ऑडिट किसका कर रहे हैं? कंपनी का ऑडिट। फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? हमने समझा है ऑलवेज, फिनेंशियल स्टेटमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है? मैनेजमेंट का। डे टू डे एक्टिविटीज कौन कर रही है? मैनेजमेंट कर रही है। आपको इन्फॉर्मेशन कौन दे रही है? मैनेजमेंट दे रही है। सब मैनेजमेंट कर रही है, उसने नहीं दिया, एक तो इंटेंशनली नहीं दिया, भाई मुझे देना ही नहीं है ऑडिटर को, या अनइंटेंशनली भाई उसको पता ही नहीं है कि ये सब हुआ और ये ऑडिटर को रिलीवेंट होगा, मुझे देना चाहिए एंड ऑल, तो क्या हो जाएगा? आपको लिमिटेशंस होंगे आपके ऑडिट प्रोसीजर्स से, है ना, आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिलेंगी नहीं। फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स डिजाइन टू कॉन्सील इट। भी कंपनी ने फ्रॉड किया, कंपनी के लोगों ने फ्रॉड किया, आपके ऑडिट प्रोसीजर में नहीं हुआ, और इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना केयरफुली किया कि आपको समझ में नहीं आया आपके ऑडिट प्रोसीजर में, क्योंकि आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है? सैंपल बेसिस पे है। आप सब ब्रांच देखते हो क्या? नहीं देखते हो। मटेरियल ब्रांचेस देखते हो। आपका फोकस किस पे है? मटेरियल पे है। अब सपोज एक बंदे ने फ्रॉड किया और रोज 1000 रुपए का किया, दूसरे बंदे ने भी 1000 के किया, तीसरे ने भी 1000 के किया, और हर रोज कर रहे हैं वो, महीने में 3000 का फ्रॉड, बोले तो 90,000 का फ्रॉड, राइट। महीने में, साल में कितना हो गया भाई? 12 लाख के आसपास फ्रॉड हो गया। 12 लाख अब मटेरियल है क्या? है। अभी 1000 आपको पकड़े नहीं गए। सो ये क्या हो गया? मटेरियल, क्योंकि 1000 मटेरियल नहीं है, बट 1000 करके ये क्या हो गया? 3000 और साल के 12,000, तो वो क्या हो गया? मटेरियल हो गया। तो ऐसा कुछ चीजें हो सकती है जो केयरफुली और सोफिस्टिकेटेड वे से हुई और आपके ऑडिट प्रोसीजर पकड़े नहीं गए, क्योंकि आप क्या करते हो? ऑडिट प्रोसीजर सैंपल चेक करते हो, और सैंपल चेक करते हुए कौन से करते हो? मटेरियल सैंपल, हाई वैल्यू सैंपल्स आप चेक करते हो, तो छूटने के चांसेस है।
एंड थर्ड इज ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, सो नो लीगल पावर। आप ओथ करके नहीं बताते हो, आप ओथ नहीं लेते हो। जैसे हम जाते हैं, आपने देखा होगा कोर्ट में ओथ लेना पड़ता है कि जो मैं बोलूंगा वो सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ ना बोलूंगा। ऐसा आप मैनेजमेंट को नहीं बोल सकते, आपको कोई पावर नहीं है, लीगल पावर नहीं है। जैसे इन्वेस्टिगेटर है, अभी सपोज सीबीआई गया, राइट, या आपने देखा है ईडी है ना, या आपने बोला इकोनॉमिक डिवीजन जो है अपना, इकोनॉमिक ऑफिस डिवीजन है ना, सो ये सब गए, उनको पास क्या है, पावर है, किसकी, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की पावर है। वो कहीं भी तोड़ सकते हैं, कोई भी जाके रेड डाली इनकम टैक्स ने, उनके पास क्या है, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस का पावर है। वैसा ऑडिटर का पावर नहीं। आप ये नहीं बोल सकते सर आप झूठ बोल रहे हो, यू कैन नॉट से दैट। आपको, हाँ, आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखना है, आपको जजमेंट लगाना है, और आपको लग रहा है गलत है तो आपको जाके प्रूव करना है कि सर आप जो बोल रहे हो गलत है। बट यू डोंट हैव ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन कि आप उसको ओथ में, आपको कोई लीगल पावर नहीं है, आप जाके नहीं ये मुझे देखना ही है, ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको उतनी पावर एक्ट ने दी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन दैट्स व्हाई इज डिफरेंट देन द ऑडिट। इन्वेस्टिगेशन इज मोर डिटेल्ड, यू हैव मोर पावर एंड यू कैन सू पीपल इफ दे आर रॉन्ग। सो जनरली डिक्लेरेशंस लेते हैं, साइन लेते हैं, काफी चीजें। आप मैनेजमेंट को बोलोगे हाँ आपने जो बोला साइन करके दो, आपने जो बोला साइन करके दो, ऐसा कोई नहीं करने वाला है, और आपके पास वो लीगल पावर भी नहीं है। सो ये सब जो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स की है, भी आपके पास लीगल पावर नहीं है, आपके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो, आपको इंटेंशनली इन्फॉर्मेशन न मिले, आप सैंपल चेक करते हो, आप ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करते हो। जो हम ऑडिटिंग प्रोसीजर जो है वो हम समझेंगे। अब सपोज आप इन्वेंट्री चेक करने गए, लेट्स टेक एग्जांपल, और आप गए हो, आपको पता है पेपर किससे बनता है, पेपर सबको, वो पल्प से बनता है। पल्प किसका, वुड का, है ना, लकड़े का। लकड़ा कहाँ उगता है, जंगल में, राइट। इट इज ह्यूज प्रीमाइसेस में वो झाड़ उगाते हैं, उसको कट होता है, उसका पल्प बनता है, पल्प से पेपर बनता है। अभी ऑडिटर ने आपको क्लाइंट ने बोला, आपने बोला इन्वेंट्री सही है या नहीं बताओ मुझे। सर आप ऑडिट प्रोसीजर कर लो, क्या कर लो, फिजिकल वेरिफिकेशन। वो बोलेगा मेरे ना 100 एकड़ में झाड़ लगे हुए हैं, आप चेक कर पाओगे क्या, पॉसिबल है नहीं है। तो आप क्या करोगे, कुछ सैंपल चेक कर लेंगे भी, सैंपल। अब उसने सपोज जो सैंपल आपको दिखाने हैं वो सब सही दिखाए, तो अब क्या है, आपके ऑडिट प्रोसीजर्स में लिमिटेशंस है। दैट्स व्हाई यू ऑलवेज से कि मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता हूं, मैं लिमिटेड एश्योरेंस, मैं रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकता हूं, मैं ट्रू एंड फेयर ही बोल सकता हूं, ट्रू एंड करेक्ट नहीं बोल सकता हूं। ठीक है, सो दिस इज सेकंड लिमिटेशन। वन इज नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, क्योंकि उसमें जजमेंट इन्वॉल्व है। सेकंड, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। मुझे क्या करना है, एक तो टाइमलाइन है, 6 महीने में ऑडिट खत्म करना है। आप सपोज 100 एकड़ का लैंड है, और आप बोलते हो नहीं नहीं मेरे को ना लिमिटेशंस रखना ही नहीं है, मुझे ना सब इन्वेंट्री देखनी है, और मुझे लगता है ना कंपनी ने कुछ तो फ्रॉड किया हुआ है। 100 एकड़ के लैंड पे सब झाड़ को वेरीफाई करना, उसमें आपको धूप, पानी, मिट्टी, बारिश, हजार प्रॉब्लम है। आपने सब बोला नहीं मैं ऑडिटर हूं और मेरे को सब करना है, इस टाइमलाइन विल अलाउड, 6 महीने में आप कर पाओगे ये सब। तो चलो वो कर दिया, उसके बाद का बाकी का ऑडिट कौन करेगा। चलो आप बोलोगे चलो सर मैं ना 100 लोग लगा दूंगा, 100 लोग लगा दोगे, बट आपको सपोज क्लाइंट बोल रहे हैं मैं तो 10 लाख रुपए ही फीस दूंगा, उसके ऊपर नहीं दूंगा, तू 100 एकड़ चेक कर कि 200 एकड़ चेक कर, आपको परवड़ेगा क्या? आपने 100 लोग लगा दिए, नहीं फायदा नहीं पड़ेगा। सो बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट ये भी करना पड़ता है। आपका फीस क्या होता है, एग्रीड होता है, सो आपको वो भी बैलेंस करना है। ये सब क्या देते हैं आपको, इनहेरेंट लिमिटेशन। हाँ, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा है ना, मुझे ना फीस 5 लाख था तो मैं इतना ही ऑडिट प्रोसीजर करूंगा, वो अलाउड नहीं है आपको। बट आपको बैलेंस तो लेना पड़ेगा ना कहीं। तो आप 100 एकड़ आप बोलोगे मैं 100 एकड़ इन्वेंट्री चेक करूंगा, आपके फिक्स एसेट जहां भी हो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में मैं सब चेक करूंगा, हर चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइमलाइंस है, आपको कॉस्ट और बेनिफिट में। अब बट ऐसा भी मत पकड़ो, आपको क्वेश्चन आता है कि सपोज ऑडिटर ने बोला कि मैंने ना ये ऑडिट क्यों नहीं किया, ये ऑडिट प्रोसीजर स्किप क्यों कर दिया, बिकॉज है ना मेरे पास है ना कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया था, मैंने ये स्किप ही कर दिया। इज इट अलाउड? नो, यू कैन नॉट से दैट, बट यू हैव टू बैलेंस बिटवीन। कुछ तो प्रोसीजर करो भाई सब छोड़ने से, क्योंकि आप ट्रू एंड फेयर बोल रहे हो, आप रीजनेबल एश्योरेंस तो दे रहे हो, बोले तो 90-95% तो ठीक बोल रहे हो ना। सो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास कॉस्ट ज्यादा हो गया था मैंने क्या किया ना, मैंने फिक्स एसेट चेक कर लिया, मैंने रेवेन्यू चेक कर लिया, मैंने ज्यादा सैंपल चेक कर लिया, वो सब अच्छा है, बट मैं क्या किया, इन्वेंट्री चेक ही नहीं किया मैंने इन्वेस्टमेंट चेक ही नहीं किया, कैश बैंक बैलेंस चेक ही नहीं किया। क्यों? मेरा कॉस्ट ज्यादा हो गया था और मैं बैलेंस नहीं कर पाया। मेरे को बेनिफिट और कॉस्ट, मेरा कॉस्ट हो गया 10 लाख रुपए का, मेरे को कितना मिलने वाला है ऑडिट फीस, 12 लाख रुपए का। तो अब मेरे को बैलेंस करना है तो मैं कुछ काम नहीं करूं, चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा।
That is नहीं also चलेगा। inherent limitation. You have to manage that. You cannot say कि I have ignored, because आप जब नहीं तो क्लाइंट ही मत लो, सिंपल वो बोलता है। तो आप जब क्लाइंट एग्री कर रहे हो तब यही समझ रहे हो कि सब, और आपको बैलेंस भी करना है। इसलिए आपके ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या होता है, सैम्पलिंग होता है। नहीं तो आप रिलायंस जैसे कंपनी का ऑडिट करने गए और आप पूरा 100% वेरीफाई कर रहे हो, हर लोकेशन देख रहे हो, हर एक का इन्वेंट्री कर रहे हो, फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो, एसेट्स का कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, कैश बैंक देख रहे हो, इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट फिनिश विद इन 6 months फर्स्ट, और रिलायंस तो लिस्टेड है तो 2 महीने में नहीं कर सकते हो, पहली बात। और जो कॉस्ट बेनिफिट है, आप कितना भी, अभी एसबीआई का जैसे मैंने बोला 20,000 ब्रांच को ऑडिट करना, इज इट फिजिबल? कैन यू बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट? और बेनिफिट और कॉस्ट किसको? क्लाइंट को बेनिफिट भी। क्लाइंट बोले तो जो भी मुझे अपॉइंट किया है, सपोज जैसे अपन, अपने को कंपनीज एक्ट में कौन अपॉइंट कर रहा है? शेयर होल्डर अपॉइंट कर रहा है। अपन ऑडिट किसके लिए कर रहे हैं? शेयर होल्डर के लिए कर रहे हैं, है ना। शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट मिल जाएगा? सपोज आपने ये पूरा काम किया, 100% इन्वेंट्री चेक कर ली 100 एकड़ के इन्वेंट में, उसमें उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है? आप बोलोगे ना मैंने जो सैंपल चेक किए थे ना वो 1 एकड़ के किए थे, वो 1 एकड़ में ना मुझे 1 लाख का ही इशू मिला। मैंने 100 एकड़ किया ना तो मुझे ना 10 लाख का इशू मिल गया। वो बोलेगा भाई तूने ये 10 लाख के इशू के लिए तूने मेरे को 12 लाख फीस चार्ज की है, तो क्या बेनिफिट हुआ मुझे? मेरे को तो ज्यादा 2 लाख पूरे खर्चा दिल गया हो, 10 लाख चोरी भी हो रहे होंगे तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे सो दैट इज द व्हाट बैलेंस बिटवीन बेनिफिट, कि भी क्या बेनिफिट मिलेगा वो काम करके। कैन आई रिड्यूस माई रिस्क टू सब्सटेंशियल लेवल? कैन आई बेनिफिट माई शेयर होल्डर? कि भी आपके जो रॉन्ग ओपिनियन, बैलेंस बिटवीन रॉन्ग ओपिनियन ऑल्सो, सपोज मुझे लगता है कि मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा हमखास रॉन्ग ओपिनियन होगा, देन यू हैव टू बैलेंस दैट, कि भी बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि मैं सही ओपिनियन दूंगा, मैं ज्यादा रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूँ। सो दिस इज ऑल ऑल्सो पुट्स अ इनहेरेंट लिमिटेशंस, क्योंकि आप कभी कभी बैलेंस के चक्कर में क्या करते हो, सैंपल कम करते हो, कुछ करते हो, और ये सब डिसीजन है आपके ऑडिट प्रोसीजर्स अगेन। सो बैलेंस ऑफ स्ट्रक बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स कॉस्ट, ये सब में आपको बैलेंस करना है। इसलिए भी आप पे क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस है। और ये सब है ना, इनहेरेंट लिमिटेशंस बोले तो आपको लीवे नहीं है, आपको गलत करने का ये लाइसेंस नहीं मिल गया है कि एज ऑडिटर आप कुछ भी गलत करो चलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। बट ये लिमिटेशंस है, सबको पता है कि भी आपको ये विद इन टाइमलाइन करना है, आपको कॉस्ट बेनिफिट भी देखना है। जैसे काफी बार क्लाइंट बोलता है अरे ये छोड़ दे यार, मटेरियल नहीं है, आप इतना जाओगे और कैश बैंक, सपोज बैंक का बैलेंस है और उसको 50 रुपए ही है बैंक का बैलेंस, बोलेंगे यार 50 नहीं भी रहा तो किसको फर्क पड़ रहा है? सो यू बैलेंस, आप जाने का वहां पे, सपोज वो बॉम्बे में अकाउंट है, उसमें जाने में आपको 10,000 रुपए खर्चा लेने वाला है, तो यार जाना आना खर्चा खाना पीना ये सब आप 10,000 कर दोगे और आप क्या कंफर्मेशन लाओगे 50 रुपए का। सो दैट व्हाट दे आर मीनिंग एंड दैट इज अ इनहेरेंट लिमिट। हाँ, उसमें ऐसा हो सकता है कुछ छूट गया, कुछ इश्यू हो गया, है ना। सो मेरे को जो रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसके सब में बैलेंस करना है और टाइमलाइन भी अचीव करना है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, मैं आपको ट्रू एंड करेक्ट एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता हूं, मैं ट्रू एंड फेयर ही बोल सकता हूं। आई हैव टू स्ट्राइक। एंड लास्ट वन विच इज अदर मैटर्स, है ना, दैट अफेक्ट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। क्या? फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट। मेरे को क्या बोलना है कि भी मेरे फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू है बोले तो क्या है, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है, किसकी वजह से? और फ्रॉड और एरर की वजह से। सपोज मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व है, बड़े ऊपर लेवल पे अपन ने देखा है काफी फ्रॉड, है ना, जिसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, तो ऑडिटर को पता चलेगा क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है। इफ मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व ना ऊपर लेवल पे, नीचे लेवल पे नहीं समझता है तो ऑडिटर को, हाँ नीचे लेवल के बंदे ने किया है ना तो थोड़ा तो भी चांस है आपको पकड़ने का, क्योंकि मैनेजमेंट आपके सपोर्ट में रहता है। बट ऊपर वाले नहीं किया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द फ्रॉड अनलेस उसने कुछ ग्रॉस मिस्टेक की है और वो खुद होके बोल रहा है, नहीं तो वेरी डिफिकल्ट टू कैच दैट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन। जब फ्रॉड सीनियर मैनेजमेंट या कोलिजन सीनियर मैनेजमेंट करता है, सो उसको पकड़ना मुश्किल है, एंड दैट्स व्हाई आई कैन नॉट गिव अ एब्सोल्यूट एश्योरेंस कि सब ट्रू एंड करेक्ट है। थर्ड, सेकेंड क्या है, एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड इनहेरेंट लिमिटेशन से भी मेरे जो रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन है उसका एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस, भाई मैंने सब रिलेटेड पार्टी दिखा दी। अब रिलेशंस का भी कैसे भी बन सकते हैं ना, सपोज आपको पता है क्या कि भाई डायरेक्टर का ये भाई है, इसका ये भाई है, हर चीज आप देख सकते हो क्या, पता कर सकते हो क्या? नहीं, उसमें भी अगेन टाइमलाइंस, स्ट्रक बिटवीन कॉस्ट एंड ये सब चीजें आती है। सो यू कैन नॉट से कि भाई ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, कंप्लीटनेस है, एग्जिस्टेंस है, इसमें भी आपका इनहेरेंट लिमिटेशंस आ जाता है। और जो ट्रांजैक्शन है वो आर्म्स लेंथ है या नहीं है, है ना। सो यहाँ पे भी आपको इनहेरेंट लिमिटेशंस आता है। और रिलेटेड पार्टी में
आपको पता भी नहीं चलेगा वो उन्होंने कुछ एक महीने के अंदर सेटलमेंट कर दिया है तो, है ना। थर्ड इज नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। भाई कंपनी ने कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस किया है, काफी लॉज एंड रेगुलेशन है इन इंडिया में। इफ यू सी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ द लॉ। आपको पता है, जैसे आपने देखा होगा काफी जगह नो स्मोकिंग बोर्ड, है ना, ये भी लॉ के अंडर है कंपनीज में भी, कि ये स्मोकिंग जोन है, ये स्मोकिंग जोन नहीं है, दिस इज लॉ। अपन ने देखा है 18 वर्षाच्या खालती मुलं काम नाही करत, या 18 years बिलो डोंट वर्क हियर. व्हाट इज इट? दिस इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ अंडर फैक्ट्री एक्ट. इट इज रिक्वायर्ड, यू नीड टू पुट दैट बोर्ड. अब ये कंपनीज का लॉज रेगुलेशन कंप्लायंस है, अब ऑडिटर कितने लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लायंस देखेंगे ना. अब वो सपोज अब जैसे पोल्यूशन निकलता है, अब ऑडिटर किसका ऑडिट कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. सपोज पोल्यूशन हो रहा है और कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न का इश्यू हो गया, कंपनी को बंद करवा दिया दूसरी जगह, तो कैन यू से कि नहीं कंपनी बंद ही नहीं हो सकता? कैन यू गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं कंपनी का गोइंग कंसर्न 12 महीने तक सब सही है, कल जाके ताला लग गया तो? सो यू कैनॉट नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन को आप 100% देख नहीं सकते हो. आप रिजनेबली एश्योरेंस ले सकते हो, ट्रू एंड फेयर ही बोल सकते हो. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो puts limitation on you. So these are the other matters which puts limitation on you giving absolute assurance, and that's why there is a inherent limitation to audit. And last one is doubts about going concern. Management बोल रहा है सब अच्छा है, 12 महीने हम चलाने वाले हैं. Going concern is generally 12 months. What we see कि foreseeable future में 12 महीने कंपनी चलेंगी या नहीं चलेंगी. आपने मैनेजमेंट को पूछा, प्लान देके, सेल देखा, सब ठीक था, बट सडनली कल आग लग गई और सब बंद हो गया और कंपनी बोल रही है अब तो मेरे पास ना इंश्योरेंस था, मैं आगे चल ही नहीं सकती. तो क्या करोगे आप? आपके पास ऑप्शन है नहीं है. कल सडनली किसने और कुछ कर दिया, एलिगेशंस कर दिए, कुछ प्रॉब्लम आ गया या नया लॉज रेगुलेशंस आ गया, उसकी वजह से कंपनी को है ना बंद करना पड़ रहा है अभी बिजनेस. जैसे अभी पीछे हमने देखा था चाइना के केस में काफी रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए. सो उसमें क्या हो गया, तब तक तो सब सही चल रहा था, अचानक गवर्नमेंट आया, चाइना का डिस्प्यूट हुआ, इश्यूज हुए, गवर्नमेंट ने बोला चाइना से सब बंद. अब कंपनी बोला मैं कैसे चल पाऊंगा, मेरा तो सब चाइना पर डिपेंडेंट था, इन या आउट जो भी है, मैं मटेरियल परचेस कर रहा था या सेल कर रहा था, तो मेरा गोइंग कंसर्न पे इशू हो गया. सो दीज आर ऑल अदर लिमिटेशंस. सो क्या क्या आ गया? फ्रॉड इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट, एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी, बेसिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, लॉज रेगुलेशंस एंड गोइंग कंसर्न. दीज आर द अदर मैटर्स जहां पे आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते हो. आप 100% नहीं बोल सकते हो कि मैं बहुत श्योर हूं कि फ्रॉड में मैनेजमेंट इन्वॉल्व है और मैंने सब फ्रॉड पकड़ लिए, मैंने इंश्योर कर लिया कि फाइनेंशियल जो है ना फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. एंड कीप इन माइंड, आपको क्वेश्चन ऑलवेज ये उल्टा पूछते हैं. इसमें क्वेश्चन यही आता है कि भाई मैनेजमेंट का फ्रॉड है, मैंने नहीं पकड़ा तो क्या हुआ, मेरे को तो इनहेरेंट लिमिटेशंस है. यहाँ पे वो आपको है ना खुला हाथ नहीं दे रहा है कि आप नहीं पकड़ा तो चलेगा. वो क्या बोल रहा है, इसकी वजह से आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, आप रीजनेबल तो दे रहे हो, और रीजनेबल दे रहे हो तो आप रीजनेबल काम भी करना है आपको, है ना. आप कुछ नहीं करो और बोलो मेरे को नहीं मिला तो नहीं मिला भाई, मैं क्या करूं, ऐसा आप इसके अंडर आके बोल नहीं सकते हो. दीज आर इनहेरेंट लिमिटेशंस फॉर एब्सोल्यूट एश्योरेंस, नॉट फॉर रीजनेबल एश्योरेंस. आपको रीजनेबल एश्योरेंस के लिए रीजनेबल टू केयर काम सब करना है. कोई प्रॉब्लम? सो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो तो जजमेंट है. नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर सेकंड. थर्ड इज टाइमलाइंस, फाइनेंशियल एंड बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट, एंड अदर मैटर्स में 4, फ्रॉड इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, लॉज रेगुलेशंस कंप्लायंसेस एंड गोइंग कंसर्न. इस पे क्वेश्चंस काफी बार आए हैं. सो दिस इज ऑल. आई थिंक थोड़ा लेट आज अपन ने ले लिया बिकॉज मुझे लगा ये कंटिन्यूटी में खत्म हो जाएगा. 4 ही पॉइंट थे बट आई ट्राइड की टू एक्सप्लेन. कोई आपको क्वेश्चंस है आज के इसमें तो वी कैन डिस्कस. आज का इतना ही, कल हम बाकी चालू करेंगे. यस गाइस, कोई क्वेश्चन आपको? नो सर. समझ में आ रहा है इनहेरेंट लिमिटेशंस क्यों हम Yes, बोल रहे sir. हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्यों है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. गोइंग गुड या और कोई प्रॉब्लम? स्लो, धीरे चलो, जोर से चलो, कोई या और एग्जांपल्स लेने हैं, ऐसा कुछ हो तो आप यू कैन ऑलवेज टेल मी.